नमस्कार दोस्तों। तो जीएस के एक और फुल लेंथ में आपका स्वागत है। 9वां फुल लेंथ टेस्ट है। ये कौन सा है? 9। 8 फुल लेंथ टेस्ट मैं करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में बना दी है मैंने, प्लेलिस्ट देख सकते हो। पहली चीज़, हिंदी के 10 फुल लेंथ करा दिए हैं, वो भी देख सकते हो। ज्योग्राफी की मैपिंग करा रहा हूँ मैं अच्छे से। ज्योग्राफी यूपी पीसीएस के लिए अच्छे से कवर हो जाएगी, आरओ के लिए भी हो जाएगी। बाकी यूपीएससी के लिए तो वो है ही मेन। ठीक है, तो ये सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में काफ़ी सारा कंटेंट चल रहा है, देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है वेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। वेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल। क्या कारण क्या था इसका? कारण ये था कि मद्रास के गवर्नर द्वारा वेल्लोर में सैनिकों को 1 वर्ष तक बिना वेतन के सेवा करने के लिए कहा गया था। नहीं, ये कारण नहीं था। देखो, वेल्लोर विद्रोह का कारण क्या था? 1806 में जब मद्रास का गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अब आप कहोगे सर ये तो गवर्नर जनरल भी था। हाँ, गवर्नर जनरल था ये 1828 से 1835 में। ये गवर्नर जनरल था। उससे पहले 1806 में ये मद्रास का गवर्नर जब बना था, इसने जितने भी सैनिक होते हैं ना, सैनिकों को माथे पर जो जातीय, अपनी जाति लगवाते थे। जाति का मतलब टैटो बनवाते थे। जाति का टैटो बनवाना इनकार कर दिया। ठीक है, कानों में बाली पहनने से मना कर दिया कि जो भी जातीय सिंबल है, कानों में अपनी अपनी बाली नहीं पहनते छत्री लोग, कई जो वैसे होते हैं वैश्य लोग, वो सब मना कर दिया था। इसलिए पहला वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप कहाँ टिक करोगे आंसर में अगर पूछे तो? कहने का मतलब है ए सही है, आर गलत है। ठीक है, ए सही हो जाएगा और आर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख हस्तियों और उनके जन्म स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से गलत विकल्प चयन करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। हरिप्रसाद चौरसिया, इनका जन्म क्या प्रयागराज में हुआ था? हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म प्रयागराज, बिल्कुल सही है। गिरिजा देवी, इनका जन्म देवरिया में हुआ था दोस्तों। गिरिजा देवी नहीं, इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों, ये वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, ये हैं कौन अगर पूछे तो? ये बहुत बड़ी शास्त्रीय गायिका हैं। बहुत बड़ी शास्त्रीय गायिका है, ये बहुत बड़ी शास्त्रीय गायिका है। ठीक है, मालिनी अवस्थी, इनका कन्नौज में हुआ, बिल्कुल ये लोक गायिका है। शंभू महाराज, ये भैया ठुमरी गायक है, लखनऊ, ये भी सही है। तो कहने का मतलब है ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत मैच कर रहा था, यहाँ वाराणसी होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। 21वें संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को, किस भाषा को? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में डैश भाषा के रूप में जोड़ा गया था। तो 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 में सिंधी भाषा को दोस्तों 15वीं भाषा के रूप में जगह मिली थी। कौन सी भाषा के रूप में? 15वीं भाषा के रूप में इसको जगह मिल गई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ पता है ना, भाषा दोस्तों हमारे संविधान के कौन से शेड्यूल में है या कौन सी अनुसूची में? 8th शेड्यूल। ठीक है, या 8वीं अनुसूची में। टोटल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, क्या इंग्लिश इसमें है? नहीं, इंग्लिश इसमें नहीं है दोस्तों। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किसने 1812 में गुजराती भाषा में समाचार पत्र द समाचार एक्सप्रेस का संपादन किया था? किसका? द समाचार एक्सप्रेस का। तो ये करा था दोस्तों जॉन क्लार्क मार्समैन, एनी बेसेंट, टी आर्मस्ट्रांग, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों पहली चीज़ तो इनमें से तो कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको करा था दोस्तों एस के पांडे कह रहा हूँ। इसको करा था दोस्तों द समाचार पत्र को, एक नाम है इनका फरदुनजी, पहले लिख देता हूँ, फरदुनजी मरजबान। किसने करा था? फरदुनजी मरजबान ने। ठीक है दोस्तों, तो इसका संपादन करा फरदुनजी मरजबान। ठीक है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, चलो क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। दल्ले खुरसानी को हाल ही में कृषि की श्रेणी में भौगोलिक संकेत दिया गया है। दल्ले खुरसानी निम्नलिखित में से किन दो राज्यों का प्रसिद्ध कृषि उत्पाद है दोस्तों? ठीक है, ये बताना आपको। महेश रील याद आ गई यार इस क्वेश्चन को देख के। चले खैर, तो ये दोस्तों कहाँ का है भैया दल्ले खुरसानी? तो ये दोस्तों दल्ले खुरसानी है सिक्किम और पश्चिम बंगाल का। कहाँ का? सिक्किम और पश्चिम बंगाल का है, वहाँ से इसको जीआई टैग मिला है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना। जूम कर देता हूँ दोस्तों, और अगर आपको ना दिख रहा हो, कई लोग को नहीं दिखता है तो वो जूम कर दिया है। आप भी बाकी कर सकते हो जूम, आपके पास भी ऑप्शन रहता है।
चलिए, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो इसको देख लेते हैं। पहला, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग संबंधित घटना भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसको करने से पहले टाइम पीरियड अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो लॉर्ड कैनिंग अगर आपको पता हो भैया, पहला वॉइसरॉय भी था, 1858 से 1862 इसका टाइम है। जॉन लॉरेंस का टाइम पीरियड 1864 से 1869 हो जाएगा। लॉर्ड मायो का टाइम पीरियड क्या होगा भैया? लॉर्ड मायो का 1869 से 1872 हो जाएगा। 1869 से 1872 हो जाएगा। लॉर्ड लिटन इससे पहले वाले में भी करा था, क्या था? 1876 से 1880। ठीक है, पहली चीज़ तो इनके टाइम पीरियड याद रख लो, एग्जाम में पूछ सकता है। अब मैच कर लो भैया, देखो 1865, 1800, ठीक है। अब ये 1864 से 72 में हुआ था, ये भी तभी हुई भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की घटना। दोस्तों, राजकीय उपाधि अधिनियम जो है 1872। अब देखो यहाँ पे टाइम ही लिखा है 1872, और लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड क्या है? 1876 से 80, यानी ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए था दोस्तों? लॉर्ड मायो होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? लॉर्ड मायो। ठीक है, समझ गए? यानी कहने का मतलब है ऑप्शन डी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? फिर वही बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल वियना में है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ब्रुसेल्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति जिनेवा। ठीक है, इसमें से कौन सा विकल्प सही मैच नहीं कर रहा है दोस्तों, ये बताना है। तो देखो दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, यूके में। पहली चीज़ ये गलत है। कहाँ पे है? यूके में है, लंदन में है। ठीक है, यूके में है, लंदन में है। बाकी ब्रुसेल्स बिल्कुल सही है, बेल्जियम में ही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन में ही है, और बर्लिन जर्मनी में है, पता होगा आपको। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति जेनेवा स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। 1876-78 के अकाल की स्थिति से निपटने के लिए किस वर्ष रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी दोस्तों? ठीक है, जो फेमाइन आया था ना, फेमाइन कमीशन बना था, ये कब बना दोस्तों? मतलब किसके शासनकाल में बना? तो अगर आपको याद हो, अब 1876 से 78 में कौन है? मतलब यहाँ पे लॉर्ड जो गवर्नर जनरल है वो अभी मैंने ऊपर बताया, लिटन है। कौन है? लॉर्ड लिटन है। पहली चीज़ तो ये याद कर लो, लॉर्ड लिटन। अब 1876 एक आयोग की स्थापना की गई थी अकाल की स्थिति में निपटने के लिए, किस वर्ष की गई? 1876-78 के बीच में। तो ये दोस्तों करी गई थी आपकी 1878 में। कब करी गई थी? 1878 में। उस टाइम गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चल आगे बढ़ते हैं। चलिए, नवा क्या कह रहा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। कौन सी? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूनिसेफ, दूसरी क्या है? UNCTAD, ठीक है, या अंकटाड हिंदी में बोल दिया इसको, या UNEP। ठीक है, इसको कौन निकालता है दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, पहली चीज़ें समझ लो, इसका आंसर तो होगा ऑप्शन बी। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये कौन पब्लिश करता है दोस्तों? तो ये करती है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड, लिख देता हूँ एक सेकेंड, नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, शॉर्ट में लिख देता हूँ, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं। ठीक है, कौन करती भैया? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। अगर हिंदी में कन्वर्ट करना चाहूँ मैं, संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या कहते हैं दोस्तों? सतत विकास। क्या बोलते हैं? सतत विकास। और सॉल्यूशन नेटवर्क, समाधान नेटवर्क। ठीक है, ये निकालता है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 10वां देख लेते हैं। वर्ष 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना में गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयासों का समर्थन किसने किया था? 1918 की बात कर रहे हैं, संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना में। ठीक है, किसने करा था दोस्तों? तो दोस्तों इसको करा था मदन मोहन मालवीय ने। किसने करा था सपोर्ट? मदन मोहन मालवीय ने करा था, मदन मोहन मालवीय ने करा था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। 11 कह रहा है, IIT क्षेत्र में कराधान नीतियों की जांच के लिए
आईटी क्षेत्र में कराधान नीतियों की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैड बीन फॉर्म्ड इन एग्जामिनिंग द टैक्सेशन पॉलिसीज इन आईटी सेक्टर? ठीक है, तो ये दोस्तों किसने करी थी? तो ये करी थी दोस्तों एन रंगाचारी कमेटी ने करा था इसको। ठीक है, एन रंगाचारी कमेटी, याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वही अभिकथन कारण बताना है। 1822 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की थी। पहली चीज़ किसकी? डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की 1882 में, पहली बात। दूसरी चीज़, दूसरी कह रहा है कारण मतलब क्या था इसको स्थापना करने की? हंटर शिक्षा आयोग की नियुक्ति भारत में शिक्षा को उच्च स्तर तक ले जाने की उद्देश्य से की गई थी। तो दोस्तों देखिए, ये तो सही है कि डब्ल्यू हंटर बना था 1882 में, पर कारण ये नहीं है। कारण ये है कि आपको चार्ल्स वुड डिस्पैच याद हो, है ना? तो जो चार्ल्स वुड घोषणा आई थी, चार्ल्स वुड की घोषणा आई थी, है ना, उसके तहत देखा जाएगा कि कितनी भैया शिक्षा में विस्तार हुआ है, कितना शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है ना। तो उसके लिए ये बना था, ना कि इसके लिए। तो इसके लिए मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये वाला गलत है, कारण गलत है। ठीक है, कारण गलत है। ये वुड डिस्पैच के लिए बना था, मतलब वुड जो आया था ना, वुड डिस्पैच या वुड एजुकेशन के लिए जो आया था। चलिए क्वेश्चन 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। जगदल प्राचीन विश्वविद्यालय, जगदल प्राचीन विश्वविद्यालय बिहार में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का शिक्षा का केंद्र था दोस्तों। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि ये बिहार में नहीं था, पहली चीज़। ये बंगाल में था। ये कहाँ था? बंगाल में था। ठीक है, ये कहाँ पे था दोस्तों? बंगाल में था, बिहार में नहीं था, पहली चीज़। दूसरी, पाल वंश के शासक रामपाल द्वारा जगदल की स्थापना की गई थी। पाल वंश के शासक रामपाल द्वारा जगदल की स्थापना की गई थी, ये सही है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ए गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 के अंतर्गत किस वर्ष प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए आयु 19 वर्ष निर्धारित की गई थी दोस्तों? किस वर्ष आयु 19 वर्ष निर्धारित की गई थी? तो ये दोस्तों वर्ष 1878 में करी गई थी। कब करी गई थी? वर्ष 1878 में सिविल सेवा की भर्ती के लिए 19 वर्ष करी गई 1878 में। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। और आपको अगर पता भी हो, सुभाष चंद्र बोस ने 23 साल की उम्र में ही क्लियर कर लिया था भैया सिविल सर्विसेज। हालांकि 2 ही साल बाद छोड़ भी दिया फिर। चल 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा ऐहोल अभिलेख को लिखा गया था। द ऐहोल इंस्क्रिप्शन हैड बीन रिटन बाय रवि कीर्ति द कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन। तो ये दोस्तों ये तो सही है बिल्कुल। दूसरा कह रहा कर्नाटक स्थित ऐहोल चालुक्यों की पहली राजधानी थी। कर्नाटक स्थित ऐहोल चालुक्यों की पहली राजधानी थी। तो बिल्कुल दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। चल आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन 16। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत निम्न में से किस प्रांत में द्विसदनी विधानमंडल का प्रावधान नहीं किया गया था दोस्तों? ठीक है, किसमें द्विसदनी विधानमंडल का प्रावधान नहीं किया गया था? ठीक है, चल मद्रास, उड़ीसा, बिहार, असम। तो दोस्तों देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 5 जगहों पे करा गया था। कितने? 5 प्रांतों में दोस्तों। इन 6 जगहों पे द्विसदनी विधान था। कौन कौन सा? मद्रास, बिहार, असम, बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रांत मतलब यूनाइटेड प्रोविंसेस, हमारे यूपी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 सदन थे, लोअर और अपर, जैसे लोकसभा राज्यसभा होती। बाकी सब जगह पे एक सदन था। तो ये उड़ीसा पे तो एक सदन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। कह रहा है सारनाथ स्तंभ के शीर्ष फलक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है। कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है दोस्तों। ठीक है, जिसमें 4 जानवरों को 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चौकड़ी भरताश इसमें पश्चिम दिखाया गया। तो दोस्तों एक सेकंड में बना देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ईस्ट मतलब आपका पूरब दिखाता है बुल को। पूरब किसको दिखाता था? बुल को दिखाता है। ठीक है, साउथ दिखाता है हाथी को, यानी एलिफेंट को। वेस्ट मतलब पश्चिम दिखाता है हॉर्स को, मतलब घोड़े को। ठीक है, और लॉयन जो दिखाता है दोस्तों, ये किसको दिखाता है? नॉर्थ को। ठीक है, यानी ये आपका गैलोपिंग हॉर्स जो है, ये पश्चिम बिल्कुल सही है। ये पश्चिम बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 19 कह रहा है कि मॉनफोर्ट सुधार 1919, मॉनफोर्ट सुधार 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? ठीक है,
इन सुधारों ने प्रशासनिक सेवा के 1/3 पदों को केवल भारतीयों से भरे जाने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल ये चीज़, एक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 1/3 जो होंगी वो इंडियंस को हम लोग रिक्रूट करेंगे, बिल्कुल बात सही थी। दूसरा, इन सुधारों ने प्रशासनिक सेवाओं के पदों पर भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रक्रिया को प्रतिवर्ष 1.5% की दर से बढ़ाने का सुझाव दिया। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, 1/3 पदों मिलेंगे और 1.5% बढ़ेंगे प्रतिवर्ष, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से विज्ञापन पट्टिका की भांति 10 बड़े आकार के संक्षिप्ताचारों वाला एक अभिलेख प्राप्त हुआ है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इंस्क्रिप्शन विद 10 लार्ज आर्बिट्रेटर्स लाइक एडवर्टीजमेंट प्लेक हैव बीन फाउंड? तो ये हमें दोस्तों कहाँ से मिला है? ये हमें मिला है दोस्तों धौलावीरा से। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है धौलावीरा। और अगर पूछ ले धौलावीरा है कहाँ दोस्तों, तो पता ही होगा आपको, गुजरात में है। ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, चलिए 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर ने भारत में सम्मिलित होने के विलय पत्र पर हस्ताक्षरित किए थे। क्या ये बात सही है दोस्तों? कश्मीर ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर इसी दिन करा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसको याद रखना, काफ़ी न्यूज़ में ये बना रहता है, तो ये पूछ सकता है। ठीक है, कब करा था? एक सेकंड, इसकी डिज़ाइन थोड़ा सही नहीं है, एक मिनट। 26 अक्टूबर 1947 बिल्कुल सही है ये। दूसरा, 23 अक्टूबर 1947 को हैदराबाद एवं जूनागढ़ को भारत में सम्मिलित होने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ध्यान है आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराए थे इनको। क्या ये इसी डेट को हुए थे, 23 अक्टूबर 1947? नहीं दोस्तों, ये बाद में हुए कश्मीर में, मतलब कश्मीर के बाद ही तो हुए हैं ये, है ना। अगर टाइम आपको याद हो तो 1900, इसमें जूनागढ़ और हैदराबाद को 1948 में विलय कराया गया था। पहले कश्मीर का मामला निपटा दिया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। आपके कितने सही हुए ये ज़रूर देखते जाओ दोस्तों। देखो एग्ज़ाम अब बहुत करीब है ना। आज ये मानो, आज कितनी तारीख हो गई है? आज हो गई है 23 तारीख। कितनी तारीख हो गई है? 23 जनवरी को अभी मैं ये लेक्चर जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ 23 जनवरी है। 23 जनवरी ख़त्म हो गई, अब समझ लो 11 फरवरी को पेपर है। ठीक है, समझ लो सिर्फ 18 दिन के आसपास बचे हैं, 18 दिन। अब ये 17-18 दिन में क्या क्या करना है ये समझ लो। पहली बात, जितने ज़्यादा हो सके ना टेस्ट लगा लो MCQ। कारण, क्योंकि अभी गलतियां अगर कर लोगे तो एग्ज़ाम में गलती कम होगी। एलिमिनेशन ट्रिक कहाँ लगेगी ये समझ जाओगे। कैसे गेस वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है कि हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं। अब जैसे इस क्वेश्चन में था, मान लो आपको नहीं पता है, आपको ये तो पता था ना कि कश्मीर पहले विलय हुआ है, हैदराबाद जूनागढ़ बाद में हुआ है, तो ऐसे गेस वर्क कर सकते थे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ऐसे चीज़ों करो। अभी एक दिन एक लेक्चर में किसी दिन लाइव आऊँगा बहुत जल्दी, 1-2 दिन में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा कि एंड के समय में क्या क्या पढ़ना है। आज ही कल मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ या वीडियो बना दूंगा कि एंड समय में बस ये चीज़ें अब रिवाइज करें, ज़्यादा घबराइए मत। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की अब कोशिश करेंगे तो सब भूल जाएंगे, क्योंकि अब सबका वही हाल है। चलो 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य के शासनकाल में नसीरुद्दीन को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? ठीक है, नसीरुद्दीन को किस नाम से जाना जाता था? चलो, तो बाबर का क्या नाम था? बाबर का तो दोस्तों याद होगा आपको, जहीरुद्दीन था। बाबर का क्या था? जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन करके था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हुमायूं को दोस्तों नसीरुद्दीन कहते थे, इनको नसीरुद्दीन कहा जाता था, नसीरुद्दीन। हुमायूं को नसीरुद्दीन कहा जाता था। अकबर को दोस्तों क्या कहा जाता था? जलालुद्दीन। अकबर को जलालुद्दीन, जलालुद्दीन। अकबर को जलालुद्दीन कहा जाता था। और शाहजहां को कहा जाता था शिहाबुद्दीन। शाहजहां को शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन। फिर से बता देता हूँ, हटा के इसको। अरे यार क्या हो रहा है, देखो फिर से बताता हूँ। बाबर को क्या कहते थे? बाबर को क्या कहते थे? बाबर कहते थे जिहारुद्दीन। क्या बोलते थे? जिहारुद्दीन। हुमायूं को क्या कहते थे? हुमायूं को कहते थे नसीरुद्दीन। क्या बोलते थे? नसीरुद्दीन। अकबर को क्या बोलते थे दोस्तों? अकबर को बोलते थे जलालुद्दीन अकबर, गाना सुना है ना। और शाहजहां को क्या बोलते थे दोस्तों? शिहाबुद्दीन। क्या बोलते थे? शिहाबुद्दीन। तो कहने का मतलब आंसर क्या हुआ इसका? आंसर हो गया हुमायूं। आंसर क्या हो गया? हुमायूं हो गया। ठीक है, चलो
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीसरा सबसे बड़ा वृक्षारोपण वाला राज्य है दोस्तों, ठीक है। कौन सबसे तीसरे नंबर पे पूछ रहा है, तीसरे नंबर पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बता लोगे। तो देखो भारत वन स्थिति रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है नंबर 1। दूसरे नंबर पे जो वन सबसे ज़्यादा मिलेंगे वो मिलेंगे राजस्थान में। तीसरे नंबर पे जो दोस्तों मिलेंगे वो मिलेंगे आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पे मिलेंगे, मध्य प्रदेश में। तो एमपी हो गया 3 नंबर पे, ठीक है। तो इसका आंसर तीसरे नंबर पे क्या हो गया, मध्य प्रदेश। और अगर यूपी पूछ लेता दोस्तों तो उत्तर प्रदेश हमारा 5वें नंबर पे है। किस पे है, 5वें नंबर पे, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों 23 देखते हैं। कह रहे अबुल फजल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, ठीक है। अबुल फजल के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। पहला, इसने हुमायूं की तुलना अरस्तू से की। वाह वाह वाह, हुमायूं की तुलना अरस्तू से कर दी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इसने अकबर को इंशान कामिल कहा, ये भी सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट एज इट इज याद रखो, आ सकती है। इसने अकबरनामा में अलबरूनी को सर्वश्रेष्ठ फारसी कवि माना। अलबरूनी को सर्वश्रेष्ठ फारसी कवि माना, नहीं, ये गलत है। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ फारसी कवि दोस्तों ये माना किसको, फैजी को सर्वश्रेष्ठ फारसी कवि माना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसने अमेरिका की खोज का भी उल्लेख किया है, तो ये बात सही है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट सही है, सी गलत हो जाएगा। 24 देख लेते हैं। 24 क्या कह रहे हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 के संबंध में सही विकल्प को चुनना है। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर राज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ रुपए के निवेश से बनाई जाएगी, जिसमें 8,300 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है, बिल्कुल सही है। दूसरा, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक योजना के तहत सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 500 नए वेस्ट टू इनकम प्लांट स्थापित किए जाएंगे दोस्तों, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसकी दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों, ठीक है। इकोनॉमी में यह क्वेश्चन आ सकता है। 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जहांगीर से संबंधित है दोस्तों, ये बताना है। कौन सी पुस्तक जहांगीर से संबंधित है। तारीख निजामी दोस्तों, तारीख निजामी ये तो अकबर से संबंधित है, पहली बात, ये अकबर से संबंधित है। गुलशन इब्राहिमी ये किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों ये जहांगीर से संबंधित है, ये तो जहांगीर से संबंधित है। दूसरी है पादशाहनामा, ये किससे संबंधित है, ये शाहजहां से संबंधित है, शाहजहां से संबंधित है। तीसरी बच गई खुलासत उत त्वारीख, तो ये किससे संबंधित हो गई भैया, ये हो गई आपकी औरंगजेब से संबंधित। किससे हो गई, औरंगजेब से संबंधित, औरंगजेब से संबंधित, ठीक है। अब देखो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि जहांगीर से कौन सी संबंधित है, तो देखो ये दिख रहा है ना, कौन सा वाला, बी वाला, यानी गुलशन इब्राहिमी ये जहांगीर से संबंधित है। तारीख निज़ामी अकबर से, पादशाहनामा शाहजहां से, और खुलासत उत तवारीख ये औरंगजेब से, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। 26 में कह रहा है नवीनतम कृषि डाटा 2023 के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य है। यूपी जो है भारत का सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। उत्तर प्रदेश भारत में बागवानी की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश बागवानी की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा कच्चा पाम ऑयल उत्पादक है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा कच्चा पाम ऑयल उत्पादक है, ये भी सही है। यानी इसके दोस्तों तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। चलिए 27 देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत में धार्मिक मामलों के विभाग के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों, धार्मिक मामले या रिलीजियस अफेयर्स के लिए कौन सा वर्ड यूज करा जाता था, ये बताना है। मौजा, बक्काल, पाही, ठीक है। तो दोस्तों देखो मौजा तो आज भी देखते होगे ना, आप लिखते होगे मौजा मुजफ्फरपुर, मौजा आपका जो भी लगता है ना, मौजा ग्राम को बोलते हैं ना, आपकी जो भूलेख है उसमें लिखते होंगे आज भी। अब मौजा तो ग्राम को बोलते थे, और बक्काल जो है, बक्काल ये अनाज के व्यापारी को बोला जाता था। जो अनाज व्यापारी होता था ना उसको बक्काल बोलते थे। क्या बोलते थे, बक्काल, बकलोल नहीं बोलते थे वो। पाही दोस्तों, पाही ये अस्थाई जो किसान होता है, अस्थाई किसान, मतलब कभी आज यहाँ काम कर रहा है कभी वहाँ काम कर रहा है, अस्थाई किसान को पाही बोलते थे। इसका तो आंसर तो ये हो जाएगा। पर अगर पूछ ले कि भैया बताइए बोलते किसको थे, तो दोस्तों दीवाने शहादत होता था। क्या होता था,
दीवान ए सादत, शाहरुख खान के फैन है, दीवान ए सादत। चले 28 देखते हैं दोस्तों। नवीनतम खनिज डाटा की बात कर रहे हैं ना, तो ये सब डाटा भी मैं इसमें कवर करा दे रहा हूँ ताकि काफ़ी आप लोगों को हेल्प हो जाए, ठीक है। चलिए, नवीनतम खनिज डाटा की बात कर रहा है, कौन सा सही विकल्प है, जरा ठोको इसको, ट्राई करो। छत्तीसगढ़ भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है खनिज डाटा 23 के हिसाब से, तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। शहद उत्पादक कौन है भैया, शहद उत्पादक अभी बताया था ना, यूपी है। झारखंड में भारत का सबसे बड़ा कोयले का भंडार है, झारखंड में भारत का सबसे बड़ा कोयले का भंडार है। भंडार झारखंड में, उत्पादन छत्तीसगढ़ में, ये भी ध्यान रखना, भंडार झारखंड में, उत्पादन छत्तीसगढ़ में जाता है। और उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा कोबाल्ट का भंडार मौजूद है, उड़ीसा में सबसे बड़ा कोबाल्ट का भंडार मौजूद है, तो तीनों ही सही है। पहली चीज़। एक चीज़ और, खनिज डाटा करना चाहते हो तो मैंने करा रखा है, देख सकते हो वीडियोस में, नीचे जाओगे मिल जाएगा ना। लेटेस्ट खनिज डाटा 2023 का करा दिया, क्योंकि आपके एग्जाम में यही आएगा। क्योंकि अब जो इकोनॉमिक सर्वे में नया डाटा आएगा उसमें क्या होगा, वो पीसीएस में आएगा, क्योंकि 11 फ़रवरी को पेपर है, और पेपर तो अब बन ही चुका होगा, ठीक है, तो वो नहीं आएगा। पेपर मतलब कहने का मतलब है जैन तक की करंट आएगी, वो भी 20 से 25 जनवरी तक की करंट आ सकती है। और जुलाई से जैन के 20-25 दिन की करंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 30 क्वेश्चन तक इससे मिलेंगे, ठीक है। बाकी बजट इकोनॉमिक सर्वे से भी 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे। कौन सा बजट, 2023 का बजट। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है दोस्तों, ठीक है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। उपाधि और उसका शासक, कलंदर उपाधि ये बाबर को दी गई थी क्या, कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, बिल्कुल सही है। गुलरुखी ये सिकंदर लोदी को दी गई थी, ये भी सही है। गुलरुखी, सिकंदर लोदी, कलंदर बाबर, कलंदर बाबर, गुलरुखी, सिकंदर लोदी, ऐसे याद कर लो, ठीक है। दक्षिण का बादशाह अकबर को कहा गया था, ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिण का बादशाह अकबर को कहा गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और प्रथम मुस्लिम भारतविद या फर्स्ट मुस्लिम नहीं क्या है इंग्लिश में, इंडोलॉजिस्ट, हाँ, ये दोस्तों फिरदौसी थोड़ी था, ये अलबरूनी था। कौन था, अलबरूनी, ये कौन था, अलबरूनी था, प्रथम मुस्लिम भारतविद, ठीक है। तो ये हो जाएगा गलत ऑप्शन। क्वेश्चन 30 देख लेते हैं, 30 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने समाचार पत्रों पर से सभी प्रतिबंध हटा लिए थे, इसी कारण से इन्हें समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में, बहुत आसान है दोस्तों, आपको याद होगा ये, चार्ल्स मेटकैल्फ ने सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए थे, ठीक है। अब अगर इनका टाइम पीरियड भी पूछ ले तो वो भी आपको पता होना चाहिए, 1835 से 36, बहुत कम था, 1835 से 36, 1835 से 36, ठीक है। चलो, 31 में कह रहा है, एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। बिजनौर काष्ठ कला, बिजनौर काष्ठ कला, तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। मऊ वस्त्र उत्पाद के लिए फेमस है, ये भी सही है। मऊ में वस्त्र उत्पाद, बिजनौर काष्ठ कला, बिजनौर काष्ठ कला या वुडन आर्ट, और मऊ वस्त्र उत्पाद, ये सही है। शाहजहांपुर जरी जरदोजी, शाहजहांपुर जरी जरदोजी, ये भी सही है। और लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प, लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प, यानी ये चारों ही सही है यार, नो वन इज करेक्ट है ना, यानी ये आपके चारों सही हैं, इसको याद कर लेना, ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत आ सकता है, चारों ही सही है। 32 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने जप्ती प्रथा को स्थगित कर, कौन सी प्रथा, जप्ती प्रथा को स्थगित कर अपने साम्राज्य का 7/10 भाग ठेके पर दे दिया था दोस्तों, 7/10 भाग ठेके पर दे दिया था, तो ये दिया था दोस्तों शाहजहां ने। किसने, शाहजहां ने दोस्तों ये प्रथा शुरू करी थी कि 7/10 भाग दे देता था, क्या कर देता था, इजारतदारी पे दे देता था, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए 32 देखते हैं, कह रहे निम्नलिखित में से किसने जप्ती प्रथा को स्थगित कर अपने साम्राज्य का 7/10 भाग ठेके पर दे दिया था दोस्तों, 7/10 भाग ठेके पर दे दिया था और जप्ती प्रथा खत्म कर दी थी। तो दोस्तों ये शुरू करी थी शाहजहां ने, ठीक है, जप्ती प्रथा खत्म करके अपने भूभाग को 7/10 को ठेके पर देने लग गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों 33 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में कानपुर शहर के बाद सबसे अधिक शहरी आबादी है, कानपुर शहर के बाद सबसे अधिक शहरी आबादी कहाँ पे है। तो पहले दोस्तों यूपी के 5 सबसे शहरी आबादी वाले ज़िले कौन से हैं, याद हो अगर आपको, मेरा सेंसस देखा होगा यूपी का, अगर गाज़ियाबाद पहली चीज़, फिर आता है आपका लखनऊ, कौन आता है, लखनऊ आ जाता है। फिर कौन आता है दोस्तों, कानपुर तीसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कौन आ जाएगा कानपुर के बाद, कानपुर के बाद आएगा आगरा, फिर आएगा मेरठ, ठीक है। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या गाज़ियाबाद, फिर लखनऊ, फिर कानपुर, फिर आगरा, फिर मेरठ, ठीक है। तो इसमें देखो कानपुर के बाद कौन आता है, आगरा आता है ना, तो आगरा तो यहाँ है नहीं, तो ऑप्शन हो गया डी, ऑप्शन क्या हो गया,
डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलो 34 देख लेते हैं। औरंगजेब के विजयी अभियानों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों, ठीक है। गुजरात पर विजय औरंगजेब ने कब पाई थी दोस्तों? गुजरात पर विजय पाई थी औरंगजेब ने 1298 में। कब पाई थी? 1298 में। रणथंभौर पे विजय कब पाई थी दोस्तों? तो ये पाई थी 1301 में। कब पाई थी? 1301 में पाई थी। चित्तौड़ में कब पाई थी दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट डेट, 1303 में पाई थी। और मालवा में कब पाई थी दोस्तों? मालवा में पाई थी 1305 में, ठीक है, 1305 में हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसके हिसाब से अगर सही ऑप्शन मिलाने लग जाओ तो क्या मिल जाएगा? 1 2 3 4, देखो एकदम सही करेक्ट बैठ रहा है कि नहीं, यानी ऑप्शन सी हो गया एकदम, ठीक है। तो बढ़िया से करते रहो दोस्तों, है ना, बोर मत हो, छोड़ो मत बीच बीच में। कई लोग बीच में तो छोड़ते ही हैं, क्योंकि पता चल जाता है यूट्यूब में स्टूडियो से कि कौन कितना देखा है, वो पता चल जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए बढ़िया है। अच्छे से जो प्रैक्टिस करेगा उसको मिलेगा, जो खाए, जो क्या बोलते हैं उसको, जो आएगा वो पाएगा, जो जाएगा वो खोएगा, वही चीज़। अब क्या ही कर सकते हैं, सबका सिलेक्शन थोड़ी होना है, तो कहने की बात। चलो खैर 35 देखते हैं। लठ भरवा शब्द कौन सा? लठ भरवा शब्द निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? लठ भरवा किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों, ये बताना है। चलिए, तो दोस्तों ये लठ भरवा भी समझ लो, ये थारू जनजाति के लिए बहुत फेमस एक प्रथा है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई महिला है, ठीक है, वो विधवा हो जाती है, विधवा हो गई। अब इस विधवा का जब विवाह होता है, विधवा विवाह प्रचलित है, विधवा का विवाह जब होता है तो इस विधवा का पिता, इस विधवा का पिता जो भोज देता है, इस विधवा का पिता जो भोज देता है, उसी को लठ भरवा कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? लठ भरवा। तो कहने का मतलब है, विधवा स्त्री के पिता द्वारा दिए जाने वाले भोज को लठ भरवा कहते हैं। अगर पूछ ले कौन सी जनजाति में होता है, तो थारू ट्राइब में होता है, थारू जनजाति में, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक निर्माण विभाग शोहरत आम को स्थापित करवाया था? किसको? शोहरत आम या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, शोहरत आम किसने बनवाया था दोस्तों? तो ये बनवाया था आपके फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, शोहरत आम, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, मिडिवल हिस्ट्री में आ सकता है। 37 देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से, दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश के राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में कितना स्थान आता है दोस्तों? एकदम फैक्चुअल डाटा है, एज इट इज़ याद कर लो, पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान आता है, ठीक है। डिकेडल ग्रोथ में, डिकेडल ग्रोथ में 14वां स्थान आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो 38, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है, ठीक है, सही मिलान करना है, कर देंगे, क्या ही दिक्कत है। ये यार मैं 20 बार इस ट्रिक को बता चुका हूँ आपको ये ट्रिक आई होप आप में कई लोग को याद भी होगी, फिर से रिकॉल कर देता हूँ। देखो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं, उनकी जगह याद करने की ट्रिक क्या है? अगर नए हो तो फिर से बता देना। RVP के 1 2 3 4, RVP के मतलब राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर, RVP के राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर। अब आते हैं कि किस राजा के शासनकाल में हुई, तो ये भी याद रख लो ट्रिक। के ए के ए के मतलब अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक कनिष्क, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक कनिष्क, ठीक है, याद कर लो इसको। आप कभी भूलोगे नहीं तो इसको आराम से मैच कर लो, ट्रिक बता दी। चलो 39 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है दोस्तों। बांध और उसका शहर, बांध और उसका शहर, ठीक है। चलिए, अहरौरा बांध दोस्तों, अहरौरा बांध ये कहाँ है? वाराणसी में है, बिल्कुल सही है, अहरौरा बांध वाराणसी, अहरौरा बांध वाराणसी। घग्गर बांध या घग्गर बांध कहाँ? सोनभद्र दोस्तों, घग्गर बांध सोनभद्र, सही है ये भी। सपरार बांध ये मथुरा में है, सपरार बांध मथुरा, ये गलत है, ये मथुरा में नहीं है दोस्तों, ये झांसी में है। कहाँ है? सपरार बांध दोस्तों झांसी में है आपका, मथुरा में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। बनवासा बांध पीलीभीत, सही है, बनवासा बांध पीलीभीत, ये भी सही है। तो ये याद रखना, अरौरा, घग्गर, बनवासा और सपरा को ध्यान कर लो, झांसी, ठीक है। 40 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन महायान संप्रदाय का, कौन महायान संप्रदाय का प्रमुख दार्शनिक नहीं है? कौन महायान संप्रदाय का प्रमुख दार्शनिक नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलो, तो हिनायन महायान दो होते हैं, आपको पता होगा। महायान सेक्ट ज़्यादा बड़े हैं, हिनायन छोटे हैं, मतलब महायान ग्रेटर व्हीकल, हिनायन लेसर व्हीकल, ऐसा, ठीक है। पहली चीज़, एक चीज़ समझो, इसमें कौन बड़ा दार्शनिक नहीं है दोस्तों, ये नाम याद रख लो। जो हिनायन सेक्ट है ना, उसके 3 बहुत इंपॉर्टेंट आपके दार्शनिक है। एक तो वासुबंधु, कुमार लला और इत सिंह, ठीक है, वासुबंधु, कुमार लला, इत सिंह।
वासुबंधु, कुमार लता और इत सिंह, ठीक है। कुमार लता बोल सकते हो, ये लला की जगह लता है, कुमार लता, ठीक है। महायान के नागार्जुन, असांग, हियानशांग, ठीक है। ये इसके हैं। अब इसमें से मैच कर लो, महायान शक्त के कौन नहीं है कह रहा भैया, तो महायान शक्त के कौन नहीं होंगे दोस्तों, तो इसमें से मैच करेंगे अगर आप तो आराम से पाएंगे ये कि इत सिंह दोस्तों ये हिनायन के हैं। इत सिंह कहाँ के, हिनायन के। बाकी असांग, नागार्जुन, हियानशांग ये सब महायान शक्त के, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक सेकंड, क्वेश्चन देखते हैं 41। चलिए, कह रहा है झील और संबंधित जिले, इनको मैच करना है, कौन सी झील कौन से जिले में है। कोकीला कुंड ये कहाँ पे दोस्तों, कोकीला कुंड, तो दोस्तों कोकीला कुंड आपकी मथुरा में है, कोकीला कुंड मथुरा में है। दूसरा कीर्ति सागर दोस्तों, कौन सा, कीर्ति सागर, ये दोस्तों महोबा में है, कीर्ति सागर महोबा में है। राजा ताल कौन सा, राजा ताल ये सुल्तानपुर, राजा ताल सुल्तानपुर। और औंधी ताल वाराणसी, औंधी ताल वाराणसी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, कोकीला कुंड दोस्तों कहाँ पर पड़ेगा आपका, कौन सा, कोकीला कुंड, इंग्लिश में देखो नाइटिंगल कुंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मथुरा में है। कीर्ति सागर दोस्तों महोबा हो गया, राजा ताल सुल्तानपुर, औंधी ताल बनारस, ठीक है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। 42 में कह रहे हैं बहेड़ा वृक्ष निम्नलिखित में से किस तीर्थंकराज से संबंधित है। अब तीर्थंकराज तो आपको पता होंगे भैया कि जो कि जैनिज्म में होते थे, ठीक है। तो वो बताइए किससे क्या संबंधित है, मतलब बहेड़ा ट्री किससे संबंधित है। तो पहले तो दोस्तों बहेड़ा वृक्ष ये समझ लो आप पुष्पदंत से संबंधित है, बहेड़ा वृक्ष, यानी इसका तो आंसर बी मैं बता दूं पहले, ठीक है। अब बाकियों का भी देख लेते हैं, पूछ सकता है। संभवनाथ से क्या संबंधित है दोस्तों, तो शाल का वृक्ष, कौन सा, शाल का, शाल का वृक्ष ये संभवनाथ से संबंधित है, शाल का वृक्ष, ठीक है। अनंतनाथ तीर्थंकरा से क्या संबंधित है, तो ये पीपल का वृक्ष, ठीक है। पीपल का वृक्ष इनसे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों मल्लीनाथ बहुत फेमस है, अशोक का वृक्ष, कौन सा, अशोक वृक्ष जो है ये मल्लीनाथ से, ठीक है। और कई लोगों में ये भी डिस्प्यूट है कि मल्लीनाथ जो थी ये औरत थी, अब बाकी गॉड नोज, हम लोगों को क्या करना, ये पहले हो पहले। 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1867 में कवि वचन सुधा नामक मासिक पत्रिका का हिंदी भाषा में संपादन प्रारंभ किया था दोस्तों, ठीक है। ये किसने करा था ये बताना है। तो दोस्तों देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शुरू करा था कवि वाचन सुधा नामक मासिक पत्रिका, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर देख लेते हैं, 44 क्या कह रहा है दोस्तों। इतना जूम ठीक है ना, अब तो क्लियर दिख रहा होगा, है ना। तो अब तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा काफ़ी। तो दोस्तों 44 कह रहा है नीचे दो कथन दिए, वही अभिकथन कारण। अगस्त 1946 के सांप्रदायिक दंगों में भी बंगाल का क्षेत्र पंजाब की तुलना में अधिक शांतिपूर्ण रहा। तो दोस्तों गदर पिक्चर देखी ना आपने, पहली वाली, तो उसमें देखा ना कैसे सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं, वो अमीषा पटेल यहाँ जाती है, ट्रेन में काटा कूटी चल रही होती, तो ये वही बात कर रहा है। पंजाब में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, बहुत बलात्कार हुए, बहुत हत्या हुई। बंगाल में इसकी तुलना में कम हुआ, कारण भी अभी बता रहा हूँ, पहले इसका कारण क्या है वो समझो। ये कह रहा है कि इसीलिए कि अगस्त 1946 के दंगों में बंगाल के लोग सुभाष चंद्र बोस के आन पर शांत रहे, नहीं ये गलत है, ठीक। पहली बात समझो, बंगाल में शांति इसलिए रही क्योंकि गांधी जी ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रयास करा शांति बनाए रखने का, फास्ट करा, आंदोलन करे, जिसकी तुलना में गांधी जी की वजह से शांत रहा, ठीक है। तो कहने का मतलब ए सही है, आर गलत है ना। और ये हुआ कब था, वही रेडक्लिफ लाइन जो बन गई थी। रेडक्लिफ लाइन क्या थी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड कर रही थी बाउंड्री की, ये पाकिस्तान का हिस्सा है और ये भारत का हिस्सा है, रेडक्लिफ लाइन के थ्रू जो डिवाइड हुआ था, जिसको लेके काफ़ी बवाल हुआ, काफ़ी हिंसा हुई, कई लोगों मतलब लाखों लोग मारे गए, ऐसा कहा जाता है। चलिए 45 देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में यानी नॉर्थ ईस्टर्न में कुल वनावरण इसके भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ तो दोस्तों आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं। तो कुल वनावरण का नॉर्थ ईस्ट स्टेट में खाली 65% है, बहुत जंगल पाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसको याद रखना 65%, और अगर एकदम पॉइंट में ही दे दे तो 64.66%, ठीक है, जो कि अप्रॉक्स में 65 बनता है। 46 देख लेते हैं, पुरातात्विक स्थल और संबंधित जिले, मैचिंग करनी है। पुरातात्विक स्थल और संबंधित जिले, बांसखेड़ा कहाँ पाया जाएगा, बांसखेड़ा दोस्तों, बांसखेड़ा मिलेगा शाहजहांपुर में, बांसखेड़ा शाहजहांपुर में। हस्तिनापुर तो पता ही होगा यार, मेरठ में है, बगली में रहते हो वहाँ। हुलासखेड़ा दोस्तों, हुलासखेड़ा लखनऊ, हुलासखेड़ा लखनऊ। और देवगढ़ ललितपुर, देवगढ़ ललितपुर, ठीक है। एक बार और मैच करा देता हूँ, बांसखेड़ा शाहजहांपुर, हस्तिनापुर मेरठ,
हुलासखेड़ा दोस्तों कहाँ पड़ जाएगा? हुलासखेड़ा पड़ जाएगा लखनऊ, देवगढ़, ललितपुर। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 47 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है? चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केंद्रीय बजट का सवाल है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों में सरकार 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करके और राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाकर 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने में सहायता करेगी। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा कह रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है, दोनों ही। मतलब इसमें पूछ रहा है गलत विकल्प, तो गलत तो बेटा कोई नहीं है, गलत कोई नहीं है, इनमें से गलत कोई नहीं है। ठीक है, गलत तो कोई नहीं है। चले, मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कर आपातकालीन कर के रूप में जाना जाता था भैया? किसको इमरजेंसी टैक्स बोलते थे मौर्यन पीरियड में? ये बताना है। इमरजेंसी टैक्स मौर्यन पीरियड में, तो दोस्तों प्रणय जो टैक्स था, कौन सा? प्रणय, इसको इमरजेंसी टैक्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था? इमरजेंसी टैक्स बोला जाता था। ठीक है। हिरण्य जो था ये नगद कर था। हिरण्य क्या था? ये एक कैश टैक्स था, नगद कर, नगद कर था। वर्तनी की बात कर लें दोस्तों, अगर वर्तनी पूछ ले तो ये सड़क टैक्स जो लगता है ना आज, सड़क कर। भाई तब भी राजा को पैसा तो टैक्स से ही आता था ना। प्रणय आपातकालीन कर हो गया। प्रवेश की अगर बात करें तो ये आपका था आयात कर। क्या था? आयात कर। ठीक है, आयात कर को बोलते थे प्रवेश। भाई इंपोर्ट टैक्स एक तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो प्रवेश आयात कर। ठीक है, चलिए 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? ये बताना है कौन सा कथन सही है। अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में, अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में नाइट्रस ऑक्साइड वैश्विक तापमान के लिए सबसे कम जिम्मेदार है। नाइट्रस ऑक्साइड वैश्विक तापमान के लिए सबसे कम जिम्मेदार है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा, फ्लोरिनेटेड गैस जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विकल्प के रूप में आई सबसे प्रबल और लंबे समय तक रहने वाली ग्रीन हाउस गैसें हैं दोस्तों। बिल्कुल, ये दोनों ही स्टेटमेंट इसकी सही है दोस्तों, कि फ्लोरिनेटेड गैसें जो है वो सीएफसी के मुकाबले सबसे प्रबल और लंबे समय तक रहती है ना, मोस्ट पावरफुल एंड लॉन्ग लिव टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। चलो, तो इसकी तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। 50 में क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है ऋग्वेद के 7वें मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, 7वां मंडल सही क्या है ये बताना है। यह वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है। ऋग्वेद का 7वां मंडल वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है क्या? तो बिल्कुल ऋग्वेद का 7वां मंडल वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है। यह वरुण देवता को समर्पित है, ये भी सही है। ऋषि वशिष्ठ से समर्पित है और वरुण देवता को समर्पित है। ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है और वरुण देवता को समर्पित है। इसमें दशराज के युद्ध का भी वर्णन किया गया है, दशराज के युद्ध का भी वर्णन किया गया। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन देख लो, भारत में माहौल धार्मिक है तो आ सकता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, इम्पॉर्टेंट। चलो 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ये दोस्तों बहुत आसान है, इससे पहले वाले टेस्ट में भी मैंने अभी ये कराया था आपको, तो ये तो बता सकते हो मुझे लगता है आप आराम से, कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये दिल्ली में है। बिल्कुल सही है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये दोस्तों भोपाल में है। ये गलत है, ये इससे पहले वाले में बताया था मैंने, ये शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में, शिमला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है, शिमला में है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ये भी सही है, यानी पहला और तीसरा सही है। इसके हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 52 देख लेते हैं। सही मिलान करना है दोस्तों महाजनपद और राजधानी का, बहुत इंपॉर्टेंट। जनपद और राजधानी तो बहुत आती है। ठीक है, गांधार की राजधानी क्या है दोस्तों? गांधार की राजधानी, तो गांधार की राजधानी तक्षशिला हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तक्षशिला हो जाएगी। काफ़ी फेमस है ये, तो याद होगी आपको। मत्स्य की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट, विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर हो गई, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, गांधार की तक्षशिला। ठीक है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और कोशाल की श्रावस्ती, कोशाल की श्रावस्ती, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल हो गया एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, बी बिल्कुल सही हो गया। 53 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति थे जिन्हें भारतीय जहाज HMIS तलवार की, HMIS तलवार की दीवारों पर भारत छोड़ो और जय हिंद लिखने के लिए गिरफ्तार किया गया था भैया। कौन थे ऐसे व्यक्ति, किनको गिरफ्तार कर लिया गया था?
दादोबा, पांडुरंग, ईश्वरचंद विद्यासागर, नारायण गुरु या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों BC दत्ता द्वारा करा गया था, BC दत्ता, यानी इनमें से तो कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो भारतीय शाही नाविक विद्रोह नहीं हुआ था, भारतीय शाही सेना विद्रोह भी कह सकते हो, 1946 में, ये तब की बात है। चलिए 54 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। महामाया टेम्पल रायपुर, महामाया टेम्पल रायपुर, यही गलत हो गया शुरुआती। महामाया टेम्पल रायपुर में नहीं है दोस्तों, ये बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में है, बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। विरूपाक्षा मंदिर विजयनगर, बिल्कुल सही हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर बहुत फेमस है छतरपुर में, है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी दक्षिणेश्वर मंदिर, ये आपका कहाँ पड़ेगा, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, ये भी सही है, ठीक है। तो यानी ये सही है, इसका सिर्फ ऑप्शन ए गलत था। चलिए 55 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा कथन सही है, ये बताना है, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले कह रहा है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ये 1999 में आया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, सही है ये। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992, ये भी सही है, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की बात करें वो भी सही है। और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट सेबी, ये भी 1992 सही है। RBI 1934, ये भी सही है, ठीक है। यानी इसके तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल दोस्तों करेक्ट हैं, तीनों ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करना है, कौन सा ऑड है ये बताना है। नियासिन, बायोटिन, थायमिन या रेटिनॉल, ठीक है, कौन सा अलग है और क्यों है ये बताना है। तो दोस्तों देखिए, रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का है, विटामिन ए का है रेटिनॉल, रेटिनॉल विटामिन ए का है। बाकी नियोसिन, अगर याद हो इससे पहले वाले टेस्ट में भी करा था, विटामिन B3 है। बायोटिन बहुत फेमस है यार, विटामिन B7, और थायमाइन विटामिन B1। अब ये सब तो बी फैमिली के हैं, ये ए फैमिली का है, तो ये हुआ ना ऑड, ठीक है। तो आसान था काफ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। देखते जाइए दोस्तों, कितने सही हुए कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चलिए, तो 57 कह रहा है निम्नलिखित को कलानुक्रम में सुसज्जित, नहीं ये तो 58 है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख शिलालेख ओडिशा के गंजम जिले में स्थित है, ओडिशा के गंजम जिले में कौन सा शिलालेख है दोस्तों। तो पहले तो दोस्तों ओडिशा में कौन सा है ये बता देता हूँ, फिर और कौन कहाँ है ये भी देख लेंगे। तो दोस्तों जागौर जो है, जौगढ़, सॉरी माफ़ कीजिए, जौगढ़ जो है, कौन, जौगढ़, ये आपका ओडिशा में है, पहली चीज़, ये आपका ओडिशा में है, ठीक है। जौगढ़ ओडिशा में है, पहली बात। दूसरी चीज़ बात करें अगर सोपरा पूछ लेता तब कहाँ है दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र में है, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। कलसी तो बहुत ज़्यादा ही फेमस है दोस्तों, पता होगा उत्तराखंड में। कलसी कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड में। कहाँ है, इंग्लिश में बोले तो यूके, उत्तराखंड। और येरागुड़ी दोस्तों कहाँ पे है, येरागुड़ी ये आंध्र प्रदेश में है, कुरनूल जिले में, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो ये भी याद रखो, ये भी पूछ सकता है। सोपरा महाराष्ट्र, कलसी उत्तराखंड, जौगड़ा उड़ीसा और येरागुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए 58 देख लेते हैं। निम्नलिखित को कलानुक्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों, ठीक है, कौन सा कब बना ये बताना है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम ये आया था 1904 में। एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट आ सकता है, मैं इस पर काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा, तो ये आई थी दोस्तों, सबको पता होगा 1917 में, 1917 में। पूना में महिला विश्वविद्यालय की नींव, पूना में महिला विश्वविद्यालय की नींव 1916। काकोरी ट्रेन डकैती 1925, काकोरी ट्रेन डकैती 19। अब देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, अगर आपको मान लेता मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आता था, एक अगर पता होता, जो मुझे लगता है काकोरी ट्रेन डकैती, तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल सब बनते हैं, ये तो पता ही होगा यार। काकोरी ट्रेन डकैती अगर पता होता 1925, तो देखो सिर्फ एक में दिख रही है, आराम से ऑप्शन सी टिक कर लेते, आंसर हो जाता भाई। मतलब कहने का मतलब है कलानुक्रम की बात कर रहा है ना, कलानुक्रम, ये तो एकदम अंत में हुआ है, तो ये तो अंत में हुआ है। अगर क्रोनोलॉजी मिलाएंगे तो पहले क्या हुआ ये बताना है। तो काकोरी तो भैया सबसे अंत में होगा, तो वो तो हो नहीं पाएगा, यानी ये तो एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेशन लगाने की बात कर रहा हूँ। और मॉन्टेग्यू की घोषणा भी पता होगा 1917 में आता है ना, यानी दो, अब दो कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 1917 है और ये उससे पहले के हैं। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन बी, आराम से आप इसको कर सकते थे, क्योंकि 4 सबसे बाद में ही होगा, है ना, और 4 दो जगह है, ऐसे करके समझ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। 59 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है दोस्तों, ठीक है, कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी जांच मस्तिष्क से संबंधित है, इलेक्ट्रोसेनोफोग्राफी टेस्ट डील विद द ब्रेन,
इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, क्या है ये होता है यार हिंदी में? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जांच मस्तिष्क से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। दूसरी दोस्तों, फिर से इसको पढ़ने के लिए मुझे जबान तोड़नी पड़ेगी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जांच हृदय से संबंध, कार्डियो में कुछ भी लग जाए वो हृदय से मामला लिंक कर ही जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जांच हृदय से संबंधित है। इलेक्ट्रोकूलोग्राफी जांच आंख से संबंधित है, ये भी सही है। और इलेक्ट्रोकूलोग्राफी आंख से संबंधित है, ये भी सही है, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसके तीनों ही ऑप्शन सही है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी ये जांच मस्तिष्क से संबंधित है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये जांच से है, और इलेक्ट्रोकूलोग्राफी ये जांच आंख से संबंधित है, ये पूछ सकता है, ठीक है। चलिए 60 नंबर देखते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं में आफरा रोग निम्नलिखित में से किस कारक के कारण होता है? जुगाली जो करते हैं, जुगाली का मतलब होता है टिम्पेनी डिसीज अकर इन द रूमिनेंट्स एनिमल ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, ये जो इधर उधर घूमा करते हैं ये किसकी वजह से हो जाता है दोस्तों? कौन सा रोग है? सॉरी, अफारा रोग, ठीक है। अफारा रोग किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों ना ही ये बैक्टीरिया, कवक, वायरस, ये दूषित आहार खाने से होता है। किसके खाने से? दूषित आहार अगर आप लेंगे तो आपको अफारा रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, दूषित आहार। 61 देख लेते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन ने देशी भाषा के माध्यम से ग्राम शिक्षा की विस्तृत योजना तैयार की थी। भारत की आज़ादी से पहले वर्तमान में कौन सा राज्य उत्तर पश्चिमी प्रांत हुआ करता था दोस्तों? काफ़ी आसान क्वेश्चन मिल गया आपको, लड्डू क्वेश्चन मिल गया। बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो दोस्तों उत्तर पश्चिमी में कौन सा राज्य आता था दोस्तों? उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है ये आपको पता हो, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। क्या आता था? उत्तर प्रदेश दोस्तों आता था, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डाई मेथोएट निम्नलिखित में से किसके पीले चित्रवर्ण रोग के उपचार में प्रयोग किए जाते हैं? डाईमेथोएट। डाईमेथोएट यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ येलो मोजाइक डिसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस लिए यूज होता है दोस्तों ये? तो ये मूंग में होता है। किस में होता है? मूंग में होता है, ठीक है। मूंग उसके उपचार के लिए यूज होते हैं दोस्तों। मूंग का जो पीला चित्रवर्ण रोग होता है उसको हटाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डाईमेथोएट का, ठीक है। तो ये इसका आंसर मूंग हो जाएगा। चलो 63 देख लेते हैं। कह रहा निम्न में से भेड़ की कौन सी नस्ल काली ऊन देती है भैया, ये बताओ। देखो काली ऊन देती है कौन? अब मतलब यूपी पीजन में आ चुका है आर ओ में पिछली बार, इसलिए इसको डाला गया। अब समझो ये तक के क्वेश्चन आते हैं। तो गुरेज दोस्तों जो नस्ल होती है ये खैर एनिमल हस्बेंड्री में कराया हुआ है, देख सकते हो आप लाइव स्टॉक में। दूध देने वाली नस्ल होती है ये क्या देती है? दूध देती है, मतलब मिल्क देती है। बीकानेरी नस्ल दोस्तों ये ऊन देती है, ये ऊन, साधारण ऊन, ठीक है। और आपकी वजीरी दोस्तों ये मांस है ना, मांस इसका लिया जाता है, ये मांस खाने के लिए सिर्फ, ठीक है। मांस देने वाली नस्ल है, इसका मांस खाया जाता है। और काली ऊन देने वाली है आपकी चोकला, ठीक है। चोकला कौन सी ऊन देती है? काली ऊन देती है। तो इसको याद रखिए, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 64। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है दोस्तों, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान ये प्रयागराज में है। गोविंद वल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट प्रयागराज, सही है ये। दूसरा, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च ये लखनऊ में है, ये भी सही है दोस्तों। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में, एक नंबर बात, ये भी सही है दोस्तों। कहने का मतलब इसमें से कोई गलत नहीं है, ठीक है। और ये तीनों रिसर्च इंस्टीट्यूट याद कर लो। ऐसे करके हर टेस्ट में कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको याद करवा दिए हैं अच्छे से दोस्तों। अगर एक एक बार ही देखा, एक एक बार उस टेस्ट को और लगाओ, ठीक है। एग्जाम में जाने से पहले जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा, और इनमें से रिपीट भी होंगे दोस्तों, पक्की बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बायोडीजल निम्नलिखित में से किनके बीज से निकाले गए वनस्पति तेलों से निर्मित होता है दोस्तों, ठीक है। बायोडीजल पूछ रहा है किनके बीज से निकाले गए वनस्पति तेलों से बनता है। सोयाबीन से दोस्तों बन जाता है पहली चीज़, रैपसीड से बन जाता है, सूरजमुखी से बन जाता है, मक्के से नहीं बनता दोस्तों, ठीक है। मक्के से नहीं बन पाता है, बाकी इन तीनों से बन जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल यानी ऑप्शन बिल्कुल ए सही है, ठीक है। 1 2 3 हो जाएगा इसका, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए 66 पे आ जाते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है, ठीक है। सेब की प्रमुख प्रजाति, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है ये। सेब की प्रमुख प्रजाति बिनौनी होती है। सेब की प्रमुख प्रजाति बिनौनी होती है, सही है ये। पपीते की प्रमुख प्रजाति, पपीते की प्रमुख प्रजाति पूसा ड्वार्फ होती है। कौन सी? पूसा ड्वार्फ, ये भी सही है दोस्तों। पपीते की प्रमुख प्रजाति पूसा ड्वार्फ। केले की प्रमुख प्रजाति दोस्तों ये गलत है।
पूसा सौम्या दोस्तों ये केले की नहीं होती है, ये अमरूद की प्रजाति होती है। किसकी होती है दोस्तों? अमरूद की प्रजाति होती है, तो ये गलत था। अंगूर की प्रमुख प्रजाति पूसा उर्वशी सही है, ठीक है। तो पूसा सौम्या पूछ ले किसकी होती, तो अमरूद की होती है या गुआवा की होती है, ठीक है। चलिए 67 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दो आवश्यक अमीनो एसिड सिस्टीन और मेथियोनिन के निर्माण में मदद करता है। कौन सा पोषक तत्व दो आवश्यक अमीनो एसिड सिस्टीन और मेथियोनिन के निर्माण में मदद करता है, ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों सल्फर, गंधक जिसको बोला जाता है, ठीक है, सल्फर इसमें मदद करता है, तो याद रखिएगा सल्फर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, हेल्प मतलब साइंस में ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए इंतरिम कैबिनेट का फिर से एक क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अंतरिम सरकार मतलब इंतरिम कैबिनेट की बात कर रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री सही है ये। डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्री, ये भी सही है। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह वाणिज्य मंत्री नहीं थे, ये रक्षा मंत्री थे, नाम सही पता चल रहा है, बलदेव सिंह, ये रक्षा मंत्री थे दोस्तों, तो ये गलत मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 69 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है। खारिफ क्रॉप, क्या अरहर खारिफ क्रॉप है दोस्तों? खारिफ क्रॉप, बिल्कुल खारिफ क्रॉप अरहर हो जाएगी। राबी फसल राजमा है क्या? तो बिल्कुल राबी फसल राजमा होगी। जायद फसल सोयाबीन है, ये भी सही है। अब दोस्तों ये बताओ खारिफ क्रॉप आपको बताओ ना, क्या बताया था मैंने इससे पहले वाले टेस्टों में? होली से दिवाली चलती है, होली से दिवाली चलती है, मतलब होली में लगाओ दिवाली में काट के खा लो। और राबी फसल उल्टा कर दो, दिवाली से होली, राबी फसल दिवाली से होली चलती है, ठीक है। मतलब कहने का है ये चलती है जून से लेके अक्टूबर में, वही है ना, जून से अक्टूबर, जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर। और आपकी राबी फसल चलेगी यही नवंबर दिसंबर से लेके मई जून, ठीक है। ऐसे बीच में जो गर्मियाँ होती हैं ना, उसमें जैद की फसल चलती, खीरे ककड़ी तरबूज ये सब आती, सोयाबीन। कहने का मतलब है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1947 में गठित प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से किसे डीपी खैतान के साथ नियुक्त किया गया था? डीपी खैतान के स्थान पर नियुक्त किया गया था ना, डीपी खैतान को रिप्लेस करा था। तो दोस्तों मैंने इसको आपको इससे पहले वाले टेस्ट में भी बताया था, है ना, कि प्रारूप समिति इसके अध्यक्ष तो बी आर अम्बेडकर थे। अब डीपी खैतान को रिप्लेस करा था किसने? टीटी कृष्णामाचारी ने। किसने? टीटी कृष्णामाचारी, याद आ गया होगा आपको, टीटी कृष्णामाचारी ने, ठीक है। तो यानी इनमें से तो कोई नहीं है, टीटी कृष्णामाचारी याद करिएगा, टीटी कृष्णामाचारी रिप्लेस डीपी खैतान, ठीक है। चलिए 71 नंबर देख लेते हैं। 71 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये बताना है, एक सेकंड, ठीक है। कह रहे कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये बताना है, इसमें आपको आसान है। कार्सिनोमा, कार्सिनोमा मस्तिष्क से संबंधित कैंसर को कार्सिनोमा बोलते हैं, मस्तिष्क से संबंधित कैंसर को कार्सिनोमा बोलते हैं, सही है। सार्कोमा, सार्कोमा उपास्थि से संबंधित कैंसर को, उपास्थि मतलब जो आपका कार्टिलेज में कैंसर होता है उसको बोलते हैं, तो ये भी सही है, सार्कोमा उपास्थि से संबंधित कैंसर है। और लिम्फोमा दोस्तों ये कैंसर रिलेटेड टू लिवर, मतलब यकृत से संबंधित है दोस्तों, एल से लीवर, एल से कैंसर, लिम्फोमा, ऐसे याद कर सकते हो। यानी ये तीनों सही है, इनमें से कोई गलत नहीं है, इनमें से कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, याद रखना है इसको। तो क्वेश्चन 72 देख लेते हैं। कह रहा केंद्रीय बजट 2023-24 के संबंध में सही विकल्प को चुनना है, ठीक है। कौन सा विकल्प सही है? पीएम आवास योजना के अंतर्गत परिव्यय को 66% बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, योजना में आ सकता है। पीएम आवास योजना के आउटले को बढ़ा के 69,000 करोड़ किया गया है, ये सही है दोस्तों, ठीक है। दूसरी चीज़, करीब 9 साल में प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। 9 साल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और इतने हो गई है, ये भी सही है। राजकोषीय घाटा सकेलू घरेलू उत्पाद के 5.9% रहने का अनुमान है, मतलब फिजिकल डेफिसिट जो है वो एस्टिमेट करा जा रहा है जीडीपी का 5.9% रहेगा। तो ये तीनों ही दोस्तों ऑप्शन सही है, इकोनॉमिक सर्वे के बाद बजट जो आता है उसका क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं 73। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ग्रामीणी कुल से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। कौन सा पौधा ग्रामीणी कुल से संबंधित है? तो गा से ग्रामीणी, गा से गन्ना, ऐसे याद कर लो, ग्रा से ग्रामीणी, गा से गन्ना, ये गन्ना जो है ये ग्रामीणी कुल से संबंधित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब अगर कपास पूछ लेता तो ये मालवेसी कुल से है। ये किससे है दोस्तों? मालवेसी कुल से है, इसको भी याद रख लो, मालवेसी कुल से है। जूट दोस्तों किससे है? तो ये टिलिएसी कुल से है। किससे है? सुना होगा, टिलिएसी
एसी कुल, ठीक है, टीलिएसी कुल से है। तंबाकू किससे है दोस्तों? तो ये सोलिनेसी से है। किससे? सोलेनेसी कुल से। ये किससे दोस्तों? सोलेनेसी कुल से, ठीक है। कॉटन किससे है? मालवेसी से है। जूट किससे है दोस्तों? जूट आपकी टीएलएसी से हो जाएगी, या टीलिएसी भी कहते हैं इसको। और ग्रामिनी तो गन्ना हो गया, और सोलेनेसी तंबाकू हो गया, ठीक है। चलिए 74 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है, ठीक है। कौन सा विकल्प गलत है? भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। बहुत अच्छी बात है, ये याद रखना। इंडियन इकोनॉमी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दूसरी चीज, निर्यात वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023 में, जो निर्यात वृद्धि दर या एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट है, वो 2023 में 12.5% रहने का अनुमान है। तीसरा, रेल मंत्रालय के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का, कितना? 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय किया गया है। वर्ष 2013-14 में किए गए का 9 गुना है। कितना है? 9 गुना। बिल्कुल दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट एकदम अपने आप में सही है। डी मतलब लास्ट ऑप्शन, अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 5.0 शुरू करी गई है। तो ये गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल योजना 4.0 शुरू करी गई है, 5.0 नहीं, चौथा वर्जन शुरू करा गया, ठीक है। तो यहाँ ये गलती है, बाकी चीज़ें सही है अपने आप में। चलिए क्वेश्चन 75 देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से ली है? ये अभी मैंने इससे पहले ही बताया था, अनुच्छेद 108 में है ये, और ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। काफ़ी सरल क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। गलत विकल्प का चयन करना है। तो देखा होगा आपने, एक चीज़ पैटर्न नोट किया होगा, मैंने इनमें मोस्टली ऑप्शन डी ही रखा, कोई नहीं। क्यों रखा है? क्योंकि आपको मैं डाटा देना चाह रहा हूँ कि आपको यही लर्न करना है। अब भी अगर आप ना समझ पाए तो फिर तो यार बहुत गड़बड़ की बात है ना। तो ये डाटा जरूरी है, आपके काम आएगा ये एग्जाम में। चलो, केंद्र सरकार ने 7 सितंबर 2022 को पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नाम से एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की है, ठीक है। केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की है, किस नाम से? पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया शुरू करी है, ठीक है। दूसरा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत लगभग 1.2 लाख गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित कर दिया गया। देख रहे हो, मतलब खुले में शौच से इतने लाख गांव और मुक्त हो गए हैं। बिल्कुल सही है। तीसरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने अपने सभी गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित कर दिया है। इस प्रकार यह पहला स्वच्छ जल समृद्ध राज्य बन गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, इनमें से कोई गलत नहीं है, तीनों अपनी जगह सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 77 देख लेते हैं। 77 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कह रहा है कौन एक ब्लास्टा प्रकार का फल है? कौन एक ब्लास्टा प्रकार का फल है, ठीक है, ये बताना है दोस्तों। तो ब्लास्टा प्रकार का फल कौन सा है दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों अनार जो है ये एक ब्लास्टा प्रकार का फल होता है। अनार होता है ब्लास्टा प्रकार का फल, ठीक है। अब मक्का दोस्तों अगर पूछ लेता है ये कैसा है, तो ये दोस्तों कैरियोप्सिस होता है। ये क्या होता है? कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस। अंजीर किस प्रकार का फल होता है दोस्तों? अंजीर ये साइकोनस होता है। ये कैसा होता है? साइकोनस, साइकोनस प्रकार का होता है। नाशपाती कैसा होता है दोस्तों? तो पोम प्रकार का होता है। ये है ना, ये पोम प्रकार का, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है। पोम, साइकोनस और कैरिपाइसिस और आपका ब्लास्टा। चलिए अब फिर अमूमन इसमें 78 क्वेश्चन आ गया। 78 में आपको लग रहा होगा इसमें वीडियो होगा, पर ऐसा नहीं है। इसमें केंद्रीय बजट 2023-24 के संबंध में सही विकल्प इसमें चुनना है, ठीक है। कौन सा विकल्प सही है? तो नई कर प्रणाली के तहत 7 लाख रुपए तक की कुल आय वाले निवासी व्यक्तियों को कोई आयकर नहीं देना होगा दोस्तों। तो ये पहली स्टेटमेंट तो सही है, अगर 7 लाख तक की आए तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, वस्त्र एवं कृषि के अलावा अन्य वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क दरों की कुल संख्या 21 से घटाकर 18 कर दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों ये गलत है, 21 से घटाकर 18 नहीं 13 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 13 कर दी गई है, ठीक है। तीसरा, भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है, जो सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। क्या ये बात सही है? तो दोस्तों यहाँ 6.5% नहीं 7% रहने का अनुमान है भैया, समझ लो 7%। सभी प्रमुख अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा है भारत की, है ना। तो यानी कहने का मतलब इसमें सिर्फ स्टेटमेंट एक सही है, बाकी ये दोनों गलत है। 29 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? तो पार्ट 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, बिल्कुल सही है। पार्ट 2 नागरिकता यानी सिटीजनशिप, ये भी बिल्कुल सही है। पार्ट 3 मौलिक कर्तव्य, ये गलत है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य नहीं है। पार्ट 3 किससे डील करता है दोस्तों?
मौलिक कर्तव्य से नहीं करता है, मौलिक अधिकार से करता है। किससे करता है? मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो पार्ट 4A में है दोस्तों, पार्ट 4A में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी। चलिए 80 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के अंतर्गत 1 क्लास 1 टीवी चैनल को 1 क्लास 1 टीवी चैनल को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर कितने टीवी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसको करा गया है 200 टीवी चैनलों तक। कितना? 200 टीवी चैनल तक इसको बढ़ा के कर दिया गया। ठीक है, 1 क्लास 1 टीवी चैनल। ठीक है, चलिए 81 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है कह रहा है? रोग है और वो प्रभावित अंग। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं कर रहा है ये बताना है। ठीक है, चलिए मतलब जो आपका सोरायसिस है, कौन सा सोरायसिस? ये त्वचा में होता है सोरायसिस, बिल्कुल सही दोस्तों। सोरायसिस जो है ये त्वचा रोग है। ट्रैकोमा ये नेत्र में होता है दोस्तों, ट्रैकोमा नेत्र में होता है, ये भी सही है। क्षय रोग अग्नाशय में, ये गलत है। क्षय रोग अग्नाशय में नहीं होता है दोस्तों। क्षय रोग जो होता है ट्यूबरक्लोसिस टीबी जिसको कहते हैं, वो लंग्स में होता है, यानी फेफड़े में होता है। ठीक है, फेफड़े में होता है। और टाइफाइड आंत में, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चल 82 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है, कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, चल बुंदेलखंड के एकीकृत पर्यटन विकास हेतु 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है दोस्तों। अ प्रोविजन ऑफ 40 करोड़ इज प्रपोज फॉर इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ बुंदेलखंड। तो ये सही है, बिल्कुल यूपी के लिए। असंगठित क्षेत्रों, कौन सा? असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। उसके लिए 40, इसके लिए 100। ठीक। राज्य में पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बिल्कुल सही है, ये 40, ये 100, ये 100 और ये आपकी 400। दूसरी कह रही उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म लखनऊ बोर्ड की स्थापना के लिए 12.5 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये गलत है, 12.5 करोड़ नहीं दोस्तों, 2.5 करोड़ रुपए के लिए। कितनी? 2.5 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक है, चलो 83 देख लेते हैं, यानी डी गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना। भारत सरकार ने वर्ष 2018 को बाजरा का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। किसको? 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है दोस्तों। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है दोस्तों, 2023 को। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र ने 2016 को दालों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो दोस्तों ये तीनों ही अपने आप में सही, इनमें से कोई गलत नहीं है, ये तीनों ही बिल्कुल सही है। 2018 बाजरा का राष्ट्रीय वर्ष भारत ने करा था और अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने कर दिया, यूएन ने, तो बिल्कुल सही है। 84 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 84 कह रहा है उत्तर प्रदेश बजट के संबंध में सही विकल्प बताना है, कौन सा सही है। बाल श्रम से सर्वाधिक प्रभावित जिलों के हॉटस्पॉट की पहचान कर 490 ग्राम पंचायतों, शहरी वार्डों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है तथा नया सवेरा योजना लागू की गई है, जिसमें 30,287 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत अब तक 6,65,977 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, यूपी की न्यूज़ आई है, यूपी बजट की, तो ये आ सकती है, इसको याद रखना, ये आपके लिए डाटा महत्वपूर्ण है। 85 कह रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना। ठीक है, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। आसान है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता, बिल्कुल सही है दोस्तों। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 21 तो सबको पता है, राइट टू लाइफ, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी सही है। आर्टिकल 22 राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, नहीं, ये 21A में है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन 21A में आती है दोस्तों। तो 22 में क्या आता है दोस्तों? 22 में क्या आएगा पूछ ले। अनुच्छेद 22 किससे डील करता है? अनुच्छेद 22 कहता है, ये कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब आपको गिरफ्तारी से बचने के उपाय देता है ना, कि जैसे मान लो 22 क्लॉज 1 कहता है कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना पड़ेगा, आपको क्यों गिरफ्तार करा उसका ग्राउंड बताया जाएगा, है ना, यही सब। तो आर्टिकल 22 में ये गलत हो जाएगा, ये सही मैच नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चुनना है, कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है दोस्तों। नवीनतम कृषि डाटा 2023 के अनुसार धात्विक खनिजों में, किसमें? धात्विक खनिजों की श्रेणी में सबसे ज्यादा उत्पादन लौह अयस्क का होता है। सबसे ज्यादा
लौह अयस्क का होता है। दूसरा, नवीनतम कृषि डाटा 2023 के अनुसार अधात्विक खनिजों की श्रेणी में सबसे ज़्यादा उत्पादन कोयले का होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कोयले का होता है, तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है अधात्विक में चूने का होता है। किसका होता है? चूने का। चूना लगाना, समझ लो, चूने का होता है, मतलब चूना पत्थर जो होता है, या चूना पत्थर कह सकते हो, चूने पत्थर का होता है, चूना पत्थर, ठीक है, चूने पत्थर का होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नवीनतम कृषि डाटा 2023 के अनुसार कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। ये सही है, यूरेनियम के लिए कजाकिस्तान है, ये पूछ सकता है। और नवीनतम कृषि डाटा 2023 के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के पास विश्व के संदर्भ में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, यूरेनियम रिजर्व सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, पर कजाकिस्तान सबसे बड़ा उत्पादक है। ये मैंने मिनरल डाटा कराया है, उसको अगर आपने नहीं देखा तो देख लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। 87 देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? ठीक है, चलिए, कह रहे हैं सबसे पहले, ये सब नवीनतम कृषि डाटा के अनुसार एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, भारत विश्व का चौथे सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है। चौथा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है। क्या ये बात सही दोस्तों? तो नहीं, भारत विश्व का चौथा नहीं है, छठा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है। ठीक। दूसरा, भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ा मांस उत्पादक देश है। ये इससे पहले कराया था मैंने आपको, और इसमें भी यूपी नंबर 1 है। ठीक है। तीसरी चीज, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक देश है दोस्तों। नहीं, रबर के मामले में भी भारत 6 नंबर पे आता है। किस पे आता है? 6 नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये भी गलत है, वो भी गलत है, सिर्फ बी सही है दोस्तों। चलिए 88 देख लेते हैं। कह रहे हैं नवीनतम कृषि डाटा 2023 के संबंध में गलत विकल्प कौन सा है? उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। अब मतलब अब जो नया डाटा आएगा ना, उसमें देखना यूपी नंबर 1 बन जाएगा, पर इसके हिसाब से यूपी अभी दूसरे पे है। पर अब लेटेस्ट में आप अगर सर्च करोगे वो मिलेगा, पर वो नहीं मानना है आपको, क्योंकि अभी ऑफिशियल नहीं आया। इस डाटा के हिसाब से यूपी दूसरे पे है, पहले पे महाराष्ट्र है, पहले पे महाराष्ट्र है। जम्मू और कश्मीर भारत में सबसे बड़ा ऊन उत्पादक है। नहीं, ये राजस्थान है। ये कौन है? राजस्थान। ऊन उत्पादन में राजस्थान सबसे बड़ा है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मीठा संतरा उत्पादक है, तो ये सही है दोस्तों। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, ये भी सही है। यानी सिर्फ बी गलत था, और वो भी यहाँ राजस्थान होना चाहिए था। चलिए 89 देख लेते हैं। 89 क्या कह रहा है? निम्नलिखित उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 51 जिलों में अति सघन वन नहीं है। उत्तर प्रदेश के 51 जिलों में डेंस फॉरेस्ट नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में मध्यम सघन वन नहीं है, मतलब मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट नहीं है, तो ये भी सही है दोस्तों। 4 जिलों में मध्यम सघन वन नहीं है, 51 जिलों में अति सघन वन नहीं है। ठीक है, तो यानी इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलिए 90 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रामसर स्थलों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, ज़्यादा से कम में सेट करना है। इससे पहले भी मैं ये इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। जम्मू कश्मीर में दोस्तों कितनी रामसर स्थल हैं? जम्मू कश्मीर में 5 रामसर स्थल हैं। उड़ीसा में दोस्तों, उड़ीसा में 6 रामसर स्थल हैं। मध्य प्रदेश में दोस्तों कितने रामसर स्थल हैं? मध्य प्रदेश में 4 रामसर स्थल हैं। और हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर स्थल है। ये याद कर लो, पेपर में पूछ लेता है। ये नहीं पूछेगा कौन सा है नाम बताओ, किस राज्य में कितने हैं, ये ज़रूर पूछ लेगा। तो इसके हिसाब से देखो, बिल्कुल ए ऑप्शन एकदम सही बैठ रहा है ना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 91 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में कोई अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? ठीक है, किस पूर्वोत्तर का मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कोई भी शेड्यूल कास्ट है ही नहीं। तो दोस्तों अरुणाचल में कोई एससी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसटी पाई जाती है वहाँ, ट्राइब्स पाई जाती, कोई शेड्यूल कास्ट नहीं है वहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे अरुणाचल भी है, और साथ में अगर एक दो ऑप्शन और दे देता, जैसे ये नागालैंड है, वहाँ भी कोई एससी नहीं है। अंडमान निकोबार में भी आपको कोई एससी नहीं मिलेगा, टोटल ट्राइब ही मिलेगी। ठीक है, लक्षद्वीप भी कह सकते हो आप, बहुत न्यूज़ में है, तो लक्षद्वीप भी आ सकता है ना। लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एससी मिलेगी, एसटी नहीं मिलती। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आ जाओ 92 नंबर पे। कंप्यूटर के पूर्ण रूप में टी अक्षर का अर्थ क्या होता है? इन द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर द लेटर टी स्टैंड फॉर। तो भैया कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है बताओ? कंप्यूटर का कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। याद है ना? मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड। तो दोस्तों कॉमन ऑपरेटिंग मशीन
पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। तो टी से क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल, टी से टेक्नोलॉजिकल, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। याद कर लो, पूछ सकता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म, क्योंकि ओ लेवल आता है ना इसमें, ARO वालों को लिए अलग पेपर तो है नहीं, तो उसमें पूछ सकता है। चलो 93 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट का कौन सा संस्करण 2021 में प्रकाशित किया गया दोस्तों? कौन सी रिपोर्ट आई है उत्तर प्रदेश में? वन रिपोर्ट 2021 कौन सा एडिशन की है? तो 17वीं एडिशन की है। 18वीं अभी आनी है, वो आई नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा 17 एडिशन हो चुके हैं। चलिए दोस्तों 94 देखते हैं। निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के आधार पर आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में सेट करना है। तो दोस्तों नाइजर नदी पहली चीज़ ये कहाँ पे है दोस्तों, पता होगा, अफ्रीका में है। लीना नदी दोस्तों ये रशिया में है, साइबेरिया में। कॉन्गो नदी भी अफ्रीका में पड़ेगी, तगन्निका से निकलती है, डेमोक्रेटिक कॉन्गो वगैरह में बहती है। मैकोंग नदी दोस्तों ये कहाँ पड़ेगी, ये आपकी देखा होगा, ये थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ सब में बहती है, ठीक है। मैकोंग नदी वियतनाम वगैरह में। अब सबसे लंबी और मतलब उसके हिसाब से सेट करना है। चलिए, तो जो आपकी नाइजर नदी है इसकी लंबाई 4200 किलोमीटर की है। कितनी है? 4200 किलोमीटर। लीना नदी की लंबाई दोस्तों बहुत ज़्यादा है, 4400 किलोमीटर के आसपास है। वहीं कॉन्गो नदी की अगर बात करें तो ये और लंबी है, 4700 किलोमीटर। मैकोंग नदी दोस्तों छोटी है, 4350 किलोमीटर की, ठीक है। तो इसके हिसाब से सही चलें अगर, तो क्या सही क्रम होगा? 1421, ठीक है, 1421, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए 95 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है, ठीक है। शहरी आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो ये दोस्तों गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, गोवा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96। कह रहे निम्नलिखित में से किस प्रमुख द्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, ठीक है। इनमें से कौन से आइलैंड का क्षेत्रफल सबसे कम है? न्यू गिनी, बोर्नियो, सुमात्रा, मेडागास्कर, ठीक है। काम करना है, मैप सबका देखना है, मेडागास्कर, सुमात्रा, बोर्नियो, न्यू गिनिया, ठीक है। ज़रूरी है मैप देखना। बाकी मैपिंग मैं करा रहा हूँ, 3 लेक्चर मैपिंग के करा दिए, नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है तो आप यूपी PCS लेटेस्ट न्यूज़ टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे सारी अपडेट डाल दी जाती है। बाकी इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, मन है इंस्टा चलाते हो अगर, तो आशीष तिवारी 1188 पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आशीष तिवारी 1188, ठीक है। और टेलीग्राम पे यूपी PCS लेटेस्ट न्यूज़ से सारी अपडेट PDF ये सब वहाँ मिल जाएगी आपको। चलो खैर, सबसे छोटा आइलैंड बताना है कौन सा है दोस्तों इनमें से, तो कोई दिक्कत नहीं। न्यू गिनी का आइलैंड का स्क्वायर मतलब सबसे छोटा न्यू गिनी, तो आपको मैप देखोगे ना सबसे बड़ा दिख ही जाएगा। बोर्नियो भी काफ़ी बड़ा है। सुमात्रा जो तो इनमें से सबसे छोटा है, सुमात्रा इनमें से सबसे छोटा है, ठीक है। मैप देखना है, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा बताओ क्षेत्रफल क्या है, ये ऐसे ही आइडिया लग जाएगा। और वो कैसे लगेगा? जब आप मैप देखोगे। अब मैं कल से नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा के जितने आइलैंड है वो कराऊंगा। नॉर्थ अमेरिका में इंपॉर्टेंट कंट्रीज़, उसकी जो बॉर्डर्स हैं वो सब। फिर नॉर्थ अमेरिका की रिवर देखेंगे, लेक देखेंगे, ग्रासलैंड, ऐसे करके ख़त्म करा दूंगा। साउथ अमेरिका ख़त्म करा चुका हूँ पूरा, और क्लास ही में याद भी करा देता हूँ, है ना। तो उसको देखते रहो। अब ये टेस्ट है यार, इसको थोड़ी मैं याद करा पाऊंगा, ये तो मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो पढ़ाने वाली चीज़ें होंगी आप वो मुझसे पढ़ के देखिए, मज़ा आ जाएगी आपको, ठीक है। चलिए खैर 97 क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सेट करना है, ठीक है। पूरब से पश्चिम की ओर सेट करना है, यानी ऐसे चलना है, ठीक है। चलिए, तो अब अगर आपने मैप नहीं देखा है तो यार ये कैसे करोगे? मैप तो देखना पड़ेगा ना। और अगर उत्तर प्रदेश का मैप ही नहीं देखा है तो फिर समझ ही नहीं आएगा, है ना। तो सबसे पहले देखो, बलिया जो है ईस्टर्न मोस्ट शहर है। बस जिसको ये पता होगा आराम से कर देगा कि जैसे ये यूपी का मैप है, बलिया ईस्टर्न मोस्ट शहर है, तो उसने पकड़ लिया बलिया। आंसर खत्म। और कुछ पता हो या ना पता हो, काम ही खत्म हो गया, ये आ गया। समझ लो, अब इतना किसी को नहीं पता होता, बट ट्रिक पूछ लेता है। जैसे वेस्टर्न मोस्ट पूछ लेगा क्या है, नदन सदन क्या है, नदन क्या है ना, तो ये सब शामली है ना, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, बागपत ऐसे करके देख सकते हो आप उसमें। तो दोस्तों ये सब मैप भी जरूर देखा करो, ठीक है, पूछता है उससे। 98 देख लेते हैं। 98 क्या कह रहा है? अवस्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करना है, ठीक है। कौन सा ऑड है इनमें से, ठीक है, कौन सा इसमें से ऑड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मालवी झील दोस्तों कहाँ है? सॉरी, मालावी, मालावी कह सकते हैं, मालवी क्यों कहेंगे। मालावी झील दोस्तों, लेक मालावी, तो आपको पता है ये अफ्रीका में है। ये कहाँ पे है? अफ्रीका में है। विनीपेग झील दोस्तों कहाँ है? विनीपेग झील बहुत फेमस झील है दोस्तों, ये पता होगा आपको, ये नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पे? विनीपेग नॉर्थ अमेरिका में है,
ठीक है। फिर आता है दोस्तों आपका हुरैन झील, ये भी आपकी नॉर्थ अमेरिका में पड़ेगी। मैंटोबा झील या मैनिटोबा झील हिंदी में कहें तो, ये भी आपकी नॉर्थ अमेरिका में पड़ेगी। तो हो गया ना ए वाला ऑड, क्योंकि ये सब नॉर्थ अमेरिका में है, ये अफ्रीका में हो गया, तो ये ऑड हो गया। लेक मालावी विषम हो गया। ठीक है, रीजनिंग में ये आ सकता है, रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलो 99 देख लेते हैं। 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में सही विकल्प चुनना है। कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक भी पहाड़ी जिला मौजूद नहीं है तथा एक आदिवासी जिला मौजूद है। उत्तर प्रदेश में एक भी पहाड़ी जिला मौजूद नहीं है तथा एक आदिवासी जिला मौजूद है। बिल्कुल सही है, एक आदिवासी जिला है, पहाड़ी जिला कोई नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड कट के अलग जब हो गया तो 2000 में वो अलग हो गया। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र के बाहर वृक्षों का विस्तार जो है वो 13,096 वर्ग किलोमीटर आका गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। कितना आका गया? 13,096। तीसरा, उत्तर प्रदेश में 51 जिलों में अति सघन वन है। ये इससे पहले भी कराया था। 51 जिलों में अति सघन वन नहीं है, अति सघन वन 51 जिलों में नहीं है। तो ये चारों ही मतलब तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए 100 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 100 क्वेश्चन हो गए, आपके कितने सही हुए ये ज़रूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्कीम योजना के तहत सबसे अधिक रोजगार सृजित हुआ है दोस्तों? ठीक है, सबसे ज़्यादा रोजगार किससे जनरेट हुआ है? तो ये पूरा डाटा निकला है बजट में, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना में कितने लोगों को रोजगार मिला था? ये मिला था 88,808 के आसपास लोगों को। ठीक है, 88,808। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के तहत ये रोजगार मिला था 1,35,000 लोगों को। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार मिला था दोस्तों 1,37,000 लोगों को। और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत रोजगार मिला था सबसे ज़्यादा 1,96,000 लोगों को। ठीक है, तो मतलब इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 101 कह रहा भूमध्य रेखा एशिया में स्थित निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है दोस्तों? ठीक है, भूमध्य रेखा एशिया से होकर किन देशों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इक्वेटर का अगर मैप आपने देख रखा है तो आप आराम से बता दोगे। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, 13 देशों से होकर गुजरती है। साउथ अमेरिका के कौन से देश हैं ये मैं बता चुका हूँ इससे पहले आपके, जैसे इक्वेडोर, कोलंबिया, ठीक है, ब्राज़ील, ये साउथ अमेरिका के देश थे। ठीक है, फिर आता है दोस्तों अफ्रीका में। अगर अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं, अफ्रीका में बहुत सारे हैं, जैसे गैबन है, गैबन से जाता है, कॉन्गो से जाता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से, ऐसे करके मैप देख लेना है, बहुत सारे हैं। युगांडा है, केनिया है, साउथ ओम प्रिंसिप है। एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती है। एशिया में क्या है मैप देख लो एक बार, डालो अभी वीडियो पॉज करो, इक्वेटर करके गूगल पे डालो, दिख जाएगा। ठीक है, बाकी देखो एशिया में कहाँ से जाता है? एशिया में मालदीव हो गया आपका, मालदीव न्यूज़ में है, आ सकता है इंडोनेशिया और किरिबाती। ठीक है, तो एशिया में यहाँ से पास होता है। ठीक है, और इसमें क्या पूछ रहा है किस देश से होकर गुजरता है? देखो क्या दिख रहा है ऑप्शन में, किरिबाती। ठीक है, किरिबाती एशिया में, किरिबाती है। इंडोनेशिया, मलेशिया, ये तो एशिया में पूछ लिया। ऐसे अफ्रीका में भी पूछ सकता है और साउथ अमेरिका में भी पूछ सकता है, इसलिए कहने का मतलब है 13 देश अच्छे से रट लो। ठीक है, चलिए 102 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन को एक शोध संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? ठीक है, ये बताना है दोस्तों। कौन से मतलब कौन सी 5 ईयर प्लान थी वो? तो दोस्तों सेकंड 5 ईयर प्लान था। वही इंडस्ट्री जब लगाई गई थी ना, सेकंड 5 ईयर प्लान, ऑब्वियसली तभी इंडस्ट्रीज के टाइम लगाया जाएगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर पे कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो दोस्तों। ठीक है, 103 देख लेते हैं। भारत में कॉपेन द्वारा दिए गए डीएफसी कोड के अंतर्गत, ठीक है, डीएफसी कोड के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आएगा दोस्तों? कौन सा राज्य नहीं आएगा कॉपेन के द्वारा जो डीएफसी कोड दिया गया? तो दोस्तों देखो, जैसे सिक्किम है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है और असम, इसके कुछ हिस्से, मतलब तीनों ही है ना। इसमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। कौन सा राज्य नहीं आएगा? इनमें से कोई नहीं, मतलब ये तीनों ही आते हैं, है ना। भारत के कॉपेन द्वारा डीएफसी कोड के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये तीनों ही आ जाएंगे, सिक्किम, अरुणाचल और पार्ट ऑफ असम, ये तीनों ही इसका पार्ट है। ठीक है, तीनों इसका पार्ट। 104 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों? ठीक है, कौन सा है इसमें से?
तो दोस्तों राउत नाच पता होगा आपको, ये छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में होता है राउत नाच। दूमहल दोस्तों कहाँ पे होता है? दूमहल ये जम्मू एंड कश्मीर में होता है दूमहल, ठीक है। चेराव दोस्तों कहाँ होता है? चेराव ये मिजोरम में होता है। चेराव कहाँ होता है? मिजोरम में होता है। और गरड़ी दोस्तों ये पुडुचेरी में होता है, ये पुडुचेरी। तो कोई पूछे पुडुचेरी में गरड़ी, ठीक है। चलिए 105 नंबर, निम्नलिखित में से पश्चिम की ओर बहने वाली किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे कम है? ठीक है, पश्चिम का मतलब समझ गए ना, किधर? ये पूरब, ये पश्चिम, यानी वेस्ट की तरफ, मतलब अरेबियन सी में जो गिरेगी। किसका पानी जो है वो सबसे कम होता है, ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, सबसे कम जो होता है वो इनमें से किसका होगा? वो होगा सरस्वती नदी का। किसका? सरस्वती नदी का, ठीक है। सबसे कम होगा सरस्वती नदी का। चलिए, क्योंकि आपसे इनका टाइम वो थोड़ी पूछेगा ऐसे, बस। चलिए आगे देखते हैं 106, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है दोस्तों। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है, ठीक है। लोक संगीत है और ये संबंधित राज्य है दोस्तों, ठीक है। बाउल त्रिपुरा में होता है क्या? आल्हा उत्तर प्रदेश, मांड राजस्थान, भावगीत कर्नाटक, ठीक है। कौन सा गलत है, ये बता दो। तो दोस्तों देखिए, बाउल जो होगा ये त्रिपुरा में होता है, असम पश्चिम बंगाल उधर साइड होता है, ये सही है। आल्हा दोस्तों ये है, ये जो आल्हा ये मध्य प्रदेश में होता है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। तो ये गलत है, आला मध्य प्रदेश में होता है। और मांड राजस्थान सही है, भावगीत कर्नाटक भी बिल्कुल सही है, ठीक है। महाराष्ट्र भी होता तो भी सही हो जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र सबसे उत्तरी है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया एज इन द नदर्न मोस्ट? खम्मम, बल्लारी, तुमकुरू या सलेम, ठीक है। ये बताना आपको। ये नदर्न मतलब समझ लो ना, भारत में सबसे ऊपर साइड है। जैसे दोस्तों देखो, आपका खम्मम जो है, कौन सा? खम्मम और खम्मम और बल्लारी ये दोनों तेलंगाना में है, ये दोनों तेलंगाना में है। तुमकुरू की बात करें अगर, तो ये कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है। सलेम की बात करें दोस्तों, ये तमिलनाडु में हो गया। सलेम कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में हो जाएगा। सलेम कहाँ है? तमिलनाडु में। सलेम हो गया तमिलनाडु। अब देखो इसमें से सबसे ऊपर कौन आया? तेलंगाना ही तो आया ना, तो तेलंगाना हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 108, किस योजना के तहत 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करने और इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय को 3 गुना करने की परिकल्पना की गई है दोस्तों? किस योजना के अंतर्गत करी गई दोस्तों? ये सर्वोदय योजना, बॉम्बे योजना, गांधीवादी योजना या जन योजना दोस्तों? तो ये करी गई है दोस्तों बॉम्बे स्कीम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत करी गई थी? बॉम्बे स्कीम, ठीक है, बॉम्बे योजना। कब आया था ये? 1944 में करा गया था ये, है ना, जब बॉम्बे प्लान आया था ये 1944 में, ठीक है। चलो 109 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ये। इंदिरा आवास योजना ये पंचवर्षीय योजना थी क्या? नहीं, इंदिरा आवास योजना जो थी ये 1985 में आई थी, ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद। जवाहर रोजगार योजना क्या ये छठी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों? नहीं, तो ये आई थी दोस्तों कब? ये आई थी 1989 में, 1989 में आई थी दोस्तों, ठीक है। और अगर पंचवर्षीय योजना भी पूछे तो यहाँ 7 कह सकते हो, ठीक है। और जवाहर रोजगार योजना इसको भी पंचवर्षीय योजना में 7 कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था 1985 से 90, और ये दोनों तभी आई थी। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी इसका तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ गए ना क्या करना है। इंदिरा आवास योजना 1985 ये भी 7वीं पंचवर्षीय योजना में है। जवाहर रोजगार योजना 1989 ये भी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम ये भी 7वीं पंचवर्षीय योजना में है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम है 85 से 90, ठीक है। चलो 110 देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के किस मेट्रो शहर को नहीं जोड़ता है दोस्तों? ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल चल रहा है ना, वो मैंने इससे पहले वाले मैप में भी आपको दिखाया था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, उससे भी क्वेश्चन। तो वो किस शहर को नहीं जोड़ता है दोस्तों, ये पूछ रहा है। चेन्नई साउथ में जोड़ रहा है, मुंबई जोड़ रहा है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में जोड़ रहा है, हैदराबाद को दोस्तों नहीं जोड़ रहा है। बहुत आसान है इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। और नॉर्थ में किसको जोड़ेगा अगर याद हो तो दिल्ली जोड़ देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और आपका चेन्नई, ठीक है। चलिए 111 देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 संबंध में गलत विकल्प बताना है। कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों? ठीक है, कौन सा विकल्प गलत है? तो दोस्तों राजकोषीय घाटा उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.84% है।
जो फिजिकल डेफिसिट है हमारा 3.84% है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। राज्य का स्वयं का कर राजस्व उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 10.8% है दोस्तों, तो जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये भी सही है इस बार के बजट के हिसाब से। कुल उधार एवं अन्य दायित्व उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 22.1% है, ये गलत है, ये 32.1% है, ये और ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये भी सही है कि राज्य का स्वयं का करेत्तर राजस्व उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 1% है, ये सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए 122 देखते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के संबंध में सही विकल्प चुनना है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार। चलिए भारत की रैंकिंग 122 है दोस्तों, क्या भारत की रैंकिंग 122 है? तो ये गलत है दोस्तों, भारत की रैंकिंग 127 नंबर है। पहले नंबर पे आइसलैंड है क्या दोस्तों? तो ये बिल्कुल सही है, इसको तो पहले करो सही कि पहले पे आइसलैंड है। दूसरे पे कौन है दोस्तों? दूसरे पे नॉर्वे है, तीसरे पे फिनलैंड है दोस्तों, ठीक है। दूसरे पे नॉर्वे है, तीसरे पे फिनलैंड है, इंडिया 127 है, ठीक है, और पहले पे आइसलैंड। बस इतना याद रखना है आपको, 1 2 3 और भारत का नंबर। निम्नलिखित में से किस योजना के लिए उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में सर्वाधिक आवंटन किया गया है दोस्तों, ठीक है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस योजना को सबसे ज़्यादा बजट के थ्रू पैसा मिला है दोस्तों। तो ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 114 देखते हैं। 114 कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ किस में है? टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो ये दोस्तों हमें दिया है आर्टिकल 30 में, आर्टिकल 30 में, ठीक है, अनुच्छेद 30 में दोस्तों। 115 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है इसमें से? हाल ही में ए बाल सुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने बोर्ड की बैठक के दौरान चेयरमैन के रूप में चुना है दोस्तों, क्या ये बात सही है दोस्तों? तो ये दोस्तों गलत है पहली स्टेटमेंट। कारण क्योंकि ये दोस्तों ए बाल सुब्रमण्यम को नहीं चुना है, नवनीत मुनोत को चुना है। किसको चुना है? नवनीत मनोत या मुनोत कह सकते हो, नवनीत मुनोत को, नवनीत मुनोत को चुना है दोस्तों, ठीक है, नवनीत मुनोत को चुना है, ये गलत है। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रचालित बस सेवा लेह लद्दाख में शुरू की गई, तो ये सही है। और हाल ही में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने रायका में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखी है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगी। मतलब कहने का है कि इसमें 2 और 3 बिल्कुल सत्य है, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों 116 नंबर देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से एक गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है, ठीक है। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के सह निर्माता डेनिस ऑस्टिन का हाल ही में निधन हो गया, क्या ये बात सही है दोस्तों? ठीक है, मतलब गलत है ये? नहीं, तो बिल्कुल पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के सह निर्माता डेनिस ऑस्टिन ही थे, इनका निधन हो गया, ठीक है। एडोब के सह संस्थापक जॉन एडवर्ड वॉर्नक का हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। तो ये फेमस पर्सनैलिटीज़ की डेथ की न्यूज़ है, ये भी सही है दोस्तों। हाल ही में पूर्व आयरलैंड क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया, तो ये आयरलैंड के नहीं है दोस्तों, ये जिम्बाब्वे के थे, ठीक है, जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं। जेड भी लिखते हैं, कहीं कहीं जेड भी लिखते हैं, ठीक है, तो जी जेड ध्यान रखना। फिलहाल ये इससे कोई मतलब नहीं, जिम्बाब्वे याद रखो या जी याद रखो या हिंदी में याद रखो जिम्बाब्वे याद रखो, ठीक है। यानी केवल सी ऑप्शन गलत है, या यहाँ आयरलैंड एंड जिम्बाब्वे होना चाहिए था, ठीक है। चलिए 117 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का इसमें भी हमको चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने FUNGA फंगा नामक एक अभियान शुरू किया है, FUNGA नामक, तो ये दोस्तों किसने करा है? UN बायोडाइवर्सिटी ने शुरू करा है, तो ये बिल्कुल सही। जिसमें वैश्विक समुदाय से एक कवक के महत्व पर जोर देने के लिए वनस्पतियों और जीवों फ्लोरा और फोना के साथ कवक शब्द को शामिल करने का आग्रह किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कवक पृथ्वी पर जीवन का अभिन्न अंग है, जो अपघटन, वन पुनर्जन और पोषक चक्रण जैसी प्रक्रियाओं का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों इनमें से कोई गलत नहीं है, तीनों ही ये बिल्कुल सही है, इनमें से कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलिए 118 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। योजना और सरकार मंत्रालय, जैसे यूनिवर्सल पेंशन योजना, यूनिवर्सल पेंशन योजना ये उत्तराखंड सरकार ने करी है। यूनिवर्सल पेंशन योजना ये पहला ही गलत हो गया दोस्तों,
ये उत्तराखंड सरकार ने नहीं करी है, ये करी है बांग्लादेश गवर्नमेंट ने, जिससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने करी। नंदनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश ने करी है, ये सही है। नंदनी कृषक समृद्धि योजना ये सही है, उत्तर प्रदेश। सार्वभौमिक पेंशन योजना झारखंड सरकार ने करी है, सार्वभौमिक पेंशन योजना झारखंड सरकार, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छे से कर लीजिए। देखिए आज यूपी पीसीएस 2023 का रिजल्ट आ चुका है ना, अच्छे से करिए इसको कि इस बार आपको भी सिलेक्शन चाहिए। अब कोई एसडीएम में हुआ, कोई डेप्यूटी जेलर बना, है ना, कोई तहसीलदार बना, आप भी यूपी पीसीएस में करना चाहते हैं ना, तो अच्छे से प्रीलिम्स के लिए फैक्ट अच्छे से करो। देखो किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए बस उसका सिलेबस मेन है, अच्छे से सिलेबस को पूरा कवर कर लो। जितना ज़्यादा टेस्ट लगाओगे ना उतना ही फ़ायदा होता है। टेस्ट से आलस मत करा करो। टेस्ट एक तरह से आप समझ लो पेपर ही सॉल्व कर रहे हो, बहुत चीज़ें गलत होने की गुंजाइश कम हो जाती है। बाकी मेंस के लिए एकदम नोट्स होंगे अगर आपके पास टॉपिक वाइज, जो भी मेंस में आते हैं आराम से क्लियर कर लोगे। एससीएस के नोट्स भी ले सकते हो आप, है ना, काफ़ी चीज़ें हैं अपने पास। चलो खैर 119 देख लेते हैं। इसमें तो आंसर बताया कि नहीं आपको मैंने, इसमें सिर्फ जो है आपका एक गलत है, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे बांग्लादेश होना चाहिए। 119 देख लेते हैं। 119 में कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? सलामी बल्लेबाज डैनियल मैकगेही को पुरुष से महिला ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के लिए आईसीसी की पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद 2024 महिला टी20 विश्व कप के लिए कनाडा की पहली महिला टीम में चुना गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, ठीक है। कौन है? डेनियल मैकगेही, याद रखिएगा, ठीक है, पुरुष से महिला ट्रांसजेंडर खिलाड़ी में बनी है। कनाडा की डैनियल मैकगेही किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बन जाएंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, डेनियल मैकगेही पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और दोनों ही ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 120 देखते हैं। 120 में कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प सही है? हाल ही में भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी और आकाशवाणी समाचार सेवा विभाग की प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ये किसको करा गया है भैया, किसको करा गया है महानिदेशक के रूप में? वसुधा गुप्ता को। तो ये याद रखिएगा नाम, वसुधा गुप्ता। और हाल ही में मैक्स वर्स्टेपेन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता। अब यही जीतता ही है हर बार। फार्मूला 1 इतिहास में सबसे अधिक जीत कर एक नया रिकॉर्ड बनाया, तो ये भी सही है। हमेशा मैक्स वर्स्टेपेन ही जीतते हैं मोस्टली ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है? तो ये भी अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक। तो इससे आपको ये भी पता चलता है करंट के कैसे सेगमेंट रहते हैं, हिस्ट्री के कैसे रहते हैं, है ना, ज्योग्राफी कैसी रहती है। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई को 2:35 पे लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है चंद्रयान 3 और आपका आदित्य L1 मिशन जो सूरज के लिए गया, इसको अच्छे से कर लेना। कौन सा व्हीकल यूज़ हुआ, कब हुआ, टाइम बहुत ज़्यादा पूछता है पीसीएस में। अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो के अध्यक्ष कौन है भैया? एस सोमनाथ है क्या? तो बिल्कुल सही है, सोमनाथ ने बेंगलोर में G20 की चौथी अर्थव्यवस्था नेताओं की बैठक के मौके पर एक प्रेस वार्ता में इसकी पुष्टि की है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, इसके दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही हैं। चलो 122 देख लेते हैं। 122 क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में 25 अगस्त 10 सितंबर 2023 तक 25 अगस्त, हाँ ठीक तो है, 25 अगस्त से 10 सितंबर 2023 तक बास्केटबॉल प्रतियोगिता 19वां FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का फिलीपींस, जापान एवं इंडोनेशिया में आयोजन किया गया। इससे संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, ठीक है। क्या गलत है ये बताना है। प्रतिभागी टीमें 32 थी क्या? तो बिल्कुल प्रतिभागी टीमें कितनी थी? 32 थी, तो ये तो सही है। आधिकारिक शुभंकर जो था या ऑफिशियल मैस्कट इसका क्या था दोस्तों? ऑफिशियल मैस्कट जिप था क्या? जिप बिल्कुल सही है। स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल सर्बिया इसको मिला है क्या? तो नहीं दोस्तों, जो स्वर्ण पदक है ये मिला है जर्मनी को। किसको मिला है? जर्मनी को मिला है दोस्तों। किसको मिला है? जर्मनी को मिला है, ठीक है। तो स्टेटमेंट तीसरी बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है। चल 123 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा गलत है? हाल ही में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा कह रहा है इस सम्मेलन को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा संबोधित किया गया है। किसके संबोधित किया गया है? जोको विडोडो से। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा।
इस सम्मेलन का विषय आसियान मैटर्स विकास का केंद्र है। इस सम्मेलन का विषय क्या है दोस्तों? आसियान मैटर्स विकास का केंद्र है, तो ये भी सही है। इनमें से कोई गलत नहीं दोस्तों, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। चलिए 124 देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। 124, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट 2023 से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों? तो वर्ष 2022 में वैश्विक माल व्यापार निर्यातक श्रेणी में आने वाले देश, ठीक है, इसमें कौन पहले नंबर पे है दोस्तों? चीन एकदम पहले नंबर पे है, बिल्कुल सही है। वैश्विक माल व्यापार जो निर्यातक श्रेणी है ना, इसमें चीन पहले नंबर पे है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करा इसने। फिर दूसरे पे अमेरिका है भैया। भारत का स्थान अभी बहुत पीछे है, 18वें नंबर पे हम एक्सपोर्ट में, समझ रहे हो। अभी हमको इसमें बहुत मेहनत करनी है एक्सपोर्ट में हमें आगे आने के लिए। तो इनमें से तो खैर कोई गलत नहीं है, तीनों ही बिल्कुल सही है अपनी जगह, ठीक है। चल 125 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 125 नंबर, हाल ही में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त को मनाया गया। इस वर्ष इस वर्ष का विषय क्या है? हाँ मतलब इस वर्ष इसका क्या थीम रही है वो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो याद रखो, इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है? 12 अगस्त को होता है, ठीक। और इस बार इसकी थीम रही है दोस्तों ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका उचित है। 126 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कानूनी सलाह के लिए टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया है। किसकी सलाह के लिए? कानूनी सलाह के लिए टेली लॉ 2.0 लॉन्च हुआ है। ये स्कीम याद रखिएगा। अब पूछ लेगा टेली लॉ 2.0 किससे संबंधित है, तो आप बताओगे लीगल एडवाइस से संबंधित है। किसने लॉन्च किया भूल भी जाओ, पर ये ध्यान रखो, ठीक, सही है। टेली लॉ डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में 2017 से 2023 तक टेली लॉ की यात्रा को दर्शाया गया दोस्तों। तो दोस्तों ये 2017 से 2023 नहीं है, 2017 से 2022 तक की यात्रा को दर्शाया है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। तीसरी कह रहा है दोस्तों टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप को, कौन कौन सी? टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप को जोड़ने वाले टेली लॉ 2.0 को लॉन्च करने के साथ ही एक सूचनात्मक ई ट्यूटोरियल भी जारी किया गया है। बिल्कुल सही दोस्तों, टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप, ठीक है। तो यानी इनमें से ऑप्शन 2 सिर्फ गलत है, बाकी ये दोनों एकदम सही है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट काफ़ी है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार में इसको कहना चाहूँगा। अच्छे से इसको करो, करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में डैश को अपने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के संचालन शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से विनियामक मंजूरी मिल गई है दोस्तों, ठीक है। तो किसको मिल गई है दोस्तों? तो ये मिली है बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस, बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस को दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका उचित हो जाएगा। चलिए रीजनिंग शुरू हो गई हमेशा की तरह। अब दोस्तों इतनी बार तो इसको कर ही चुके हैं, तो ये अब तो आप जान ही गए होगे कैसे होता है क्वेश्चन। अभी भी नहीं पता चला होगा दोस्तों, तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करिए, नहीं आएगा मैं बता दूंगा, आंसर बता देता हूँ। बहुत सिंपल पैटर्न है इसका, पैटर्न ढूंढना है, ठीक है। इसका आंसर बी है, ट्राई कर लीजिएगा। इसको ना आए तो फिर बताइएगा, करा दूंगा। वैसे कोशिश करिए, 8 टेस्ट हो चुके हैं दोस्तों, 8 टेस्ट की रीजनिंग में, तो अब तो पैटर्न ढूंढना समझ ही गए होगे। अभी पैटर्न नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। इसका आंसर है, ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे ही 130 भी वही सिंपल सारे देखो टेस्ट में। और जो आर ओ का पैटर्न है, रीजनिंग का पैटर्न एकदम सेम है। रीजनिंग का पैटर्न ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, पहले आपको पैटर्न का मिलेगा, दूसरा सीरीज, तीसरा आपको ये अल्फ़ाबेट वाला सीरीज, समझ लो। फिर एक रीजनिंग का, एक ये डिक्शनरी में सेट करने वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको कि डिक्शनरी में सेट कर दो। तो समझ लो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। इसको भी आप करो, इसका आंसर डी है। ये फिर वही कितने ऐसे टी हैं, कितने ऐसे एल हैं, जिनके बाद ये है, आराम से हो जाता है, इसमें कुछ नहीं है। इसका आंसर 1 है। ट्राई करिए दोस्तों, इसको ट्राई जरूर करिएगा, स्किप मत करिएगा। रीजनिंग समझ लो 5 से 6 क्वेश्चन हर कोई कर ही लेता है। 2-4 क्वेश्चन वो टाइम टेकिंग होते हैं, समय बर्बाद करने के लिए आयोग देता ही है, तो उसमें समय नहीं बर्बाद करना अपने अपने वे सब छुट्टू छुट्टू से जो सवाल है ना, इनको पकड़ने हैं कि 5 सही हो जाए, चलो हटो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, जीएस करेंगे। तो ऐसे 133 का बी है, ठीक है। इस टाइप के करो, जैसे नारियल जिस प्रकार छिलके से संबंधित है, उसी प्रकार पत्र किससे संबंधित है दोस्तों? तो पत्र लिफाफे से भैया। नारियल छिलका है, पत्र में पत्र, नारियल छिलके के अंदर होता है, मतलब छिलका जो होता है वो नारियल के अंदर होता है, ऐसे जो पत्र है वो लिफाफे के अंदर होता है। सिंपल सी चीज़ है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पकड़ोगे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे ये है 135, इसको पकड़ लेना, 135
इसको पकड़ोगे ना तो इसका आंसर जो है ए होगा। ट्राई कर लेना, नहीं आएगा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 136 एक क्वेश्चन देखो ऐसा इतिहास का जरूर मिलेगा क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड पता होगा, बता देता हूँ, 1206 से 1210। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान कब आती हैं भैया? रजिया सुल्तान ये आएंगी 1236 से 1240, 1236 से 1240 हो जाती हैं, ठीक है। फिर इल्तुतमिश 1210 से 1236 रहता है, इल्तुतमिश हो जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका आराम शाह 1210 से 1211। आराम से इसको सेट कर लिया, यानी ऑप्शन ए होगी, कोई समस्या नहीं होगी इसमें। चलो अब ये फिर शेप वाले आ गए भैया, शेप ट्राई कर लो कैसे, कौन सा शेप, इसमें कितने क्या बनने हैं? आयत बनने, मतलब रेक्टेंगल पूछ रहा कितने बनने। तो दोस्तों आंसर बता रहा हूँ 36, आराम से इसको काउंट कर लो, इसका भी तरीका बता चुका हूँ। ना आएगा तो फिर नेक्स्ट वाली क्लास में, अब एक दिन किसी दिन रीजनिंग की सिंपल चीज़ें बता ही दूंगा यार, टैब आ गया है, अभी तक टैब के चक्कर में रुका था। चलो 138, संडे शब्द के दर्पण प्रतिबिंब में कितने शब्द मूल रूप से समान दिखाई पड़ेंगे? दोस्तों कितने दिखाई पड़ेंगे समान? तो ये भी मैं तो बता चुका हूँ, ए से जेड में कितने नंबर सेम दिखते हैं, तो इसको भी आप ट्राई करिए, ये मैं आज आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा होगा तो इसको अलग से बता दूंगा, ठीक है। आप लोगों की राय देखना चाहता हूँ इसमें। 139 में बी है सही, और 140 का आंसर सी है, ठीक है। इसको ट्राई करिएगा दोस्तों, नहीं आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। रीजनिंग आज मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ कि इसको ट्राई करिए, बहुत लड्डू क्वेश्चन है। क्यों दे रहा हूँ कारण, क्योंकि 8 टेस्ट में लगातार मैंने आपको कराया है और सेम ही पैटर्न का है, तो हल्का तो यार दे ही सकता हूँ। बाकी अभी 10 टेस्ट और करा दूंगा, 20 टेस्ट हो जाएंगे, परेशान मत हो, ठीक है, 20 टेस्ट हो जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।